Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Maths by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग किस तरीके से हमने यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है। काफी सारे बच्चे इस वक्त परेशान चल रहे हैं, सर एनईडी के टेस्ट की डेट्स भी आ गई हैं, नर्स के टेस्ट की डेट्स हमें ऑलरेडी मालूम थी, आईबीए सीएस का और आईबीए के बीबीए का और सोशल साइंसेस का जो राउंड नंबर 2 हो रहा है वो 22 जून को हो रहा है। इसके अलावा आपके पास फास्ट यूनिवर्सिटी की टेस्ट की डेट्स भी कंफर्म है, जुलाई के स्टार्ट के अंदर एग्जाम होगा। जीआईकेआई के टेस्ट की डेट्स भी कंफर्म है, जून के एंड के अंदर टेस्ट हो रहा होगा। इसके अलावा प्याज यूनिवर्सिटी का राउंड 2 सर पे खड़ा हुआ है, प्याज यूनिवर्सिटी का राउंड 3 सर पे खड़ा हुआ है। यूईटी का राउंड नंबर 1 अभी मार्च के अंदर, ये कल हो रहा है 17 मार्च को, 16 मार्च को आपके पास कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। राउंड नंबर 2 आपके पास अप्रैल के एंड के अंदर, जून के स्टार्ट के अंदर कंफर्म है। इसके अलावा आईएसटी के आपने अगर देखा हो तो ईकेट की बेसिस के ऊपर आईएसटी में एडमिशन मिलता है। दाऊद यूनिवर्सिटी के टेस्ट आपके पास जुलाई के एंड के अंदर आ जाएंगे। तो काफी सारे बच्चे यहां पे परेशान होते हैं कि सर सेकंड ईयर के साथ साथ एप्टीट्यूड को मैनेज कैसे करें। सर वो इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, इनके टेस्ट की डेट्स कौन सी हैं। अगर मैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो एमडी कैट का टेस्ट, जो नेशनल एमडी कैट है, उसके बारे में अभी तक की जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि वो जुलाई के एंड के अंदर, नहीं तो अगस्त के स्टार्ट के अंदर इस दफा का एमडी कैट कंडक्ट होगा। एमडी कैट साइट के ऊपर खैर मसले मसाइल बेटा और भी होते हैं। माशाल्लाह से एमडी कैट का मसला मसाइल सबसे बड़ा ये होता है कि हर दफा एमडी कैट कंडक्ट होता है, उसके बाद एक पार्टी जाती है हाई कोर्ट के अंदर और फिर उसके ऊपर दोबारा से एमडी कैट का टेस्ट भी हो रहा होता है। मगर आपको जो भी अभी तक की डेट आ रही है एमडी कैट की, उसके लिहाज से तैयारी तो करनी है। आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट की डेट अनाउंस हुई हुई है, आपके पास नम्स के टेस्ट की डेट अनाउंस हुई हुई है, आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट की डेट अनाउंस हुई हुई है। पंजाब के अंदर एमडी कैट का टेस्ट हो, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे वो पर्टिकुलरली केपीके के अंदर हो, तो हमें इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करनी है। पहला क्वेश्चन जो यहां पे अक्सर बच्चों को मेरे पास आता है वो ये होता है कि सर इन यूनिवर्सिटीज को हम टारगेट कैसे करें, इन यूनिवर्सिटीज की तैयारी कैसे करें, इनके पास पेपर सिर्फ कवर करने होते हैं या फिर इनकी प्रॉपर तैयारी करनी होती है। और एक और क्वेश्चन जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आइडिया होता, जो मैं अक्सर यहां पे डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि भाई आप अपना जो भी एप्टीट्यूड कवर करते हो वो एक अलग चीज है, आपने जो कुछ इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ा, आपने जो कुछ ए लेवल्स के अंदर पढ़ा वो एक डिफरेंट चीज होती है। क्योंकि भाई इसका एक बेसिक से काम है, इंटरमीडिएट इज समथिंग डिफरेंट, ए लेवल इज समथिंग डिफरेंट, एप्टीट्यूड इज टोटली समथिंग डिफरेंट। तो भाई आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, इस क्वेश्चन को भी आज की क्लास के अंदर इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भाई न्यू ई कैट का, एमडी कैट का, बी कैट का जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या शेड्यूल होगा, किस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे, क्या कोर्स कंटेंट होगा, क्या तरीकेकार होगा एंड सो ऑन। फिर बेटा अपनी आज की क्लास का आगाज करते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जिसको अक्सर बच्चे, अभी भी कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे कि भाई एप्टीट्यूड जरूरी क्यों होता है। देखो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड के मायने होते हैं आप जब अपने सेकंड ईयर के अंदर होते हो या फिर जब आप अपने ए लेवल्स के अंदर होते हो, तो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो तो उस यूनिवर्सिटी का आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां पे टेस्ट के बगैर आपका एडमिशन हो जाए। थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट लेने के, आप एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको उस यूनिवर्सिटी का एक डेजिग्नेटेड टेस्ट देना पड़ता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि कॉमन टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं, जैसे कि एनटीएस है। अब पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, मगर पाकिस्तान की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज एनटीएस को एक्सेप्ट नहीं करती। एनटीएस क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एक टेस्ट होता है जिसकी फीस हर महीने ये टेस्ट कंडक्ट होता है, इसकी फीस मामूली सी तकरीबन 1400-1500 है। पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि आईएसटी हो गया, जैसे कि आपके पास सर सैयद यूनिवर्सिटी हो गई, बहरिया भी समा हो गई क्योंकि बहरिया का अपना टेस्ट भी एनटीएस जैसा होता है, और इस तरह की छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज एनटीएस को एक्सेप्ट करती हैं। मगर पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी एनटीएस को एक्सेप्ट करती है जिसका नाम है फास्ट। मगर एनटीएस की बेसिस पे अगर आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो तो उसका मेरिट बहुत ज्यादा होता है, उसका कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि फास्ट का अपना टेस्ट आप दें। मगर कहने का मकसद ये है कि भाई हर यूनिवर्सिटी का एक अपना पैटर्न है, हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है। नस्ट एनटीएस को एक्सेप्ट नहीं करता, नस्ट कहता है कि भाई अगर तुम्हें मेरे पास एडमिशन लेना है आपको मेरा टेस्ट देना होगा। एनईडी एनटीएस को एक्सेप्ट नहीं करता, ना सेट को एक्सेप्ट करता है। एनईडी कहता है कि भाई अगर मेरे पास एडमिशन लेना है तो मेरा स्पेसिफाइड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसमें अच्छे नंबर लेकर आओगे तो बात बढ़ेगी आगे। दाऊद अपना टेस्ट एक्सेप्ट करता है। सिमिलरली आपके पास कराची यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट एक्सेप्ट करता है, यूईटी अपना टेस्ट एक्सेप्ट करता है, ईकेट का बड़ा फेमस टेस्ट होता है, जीआईकेआई अपना टेस्ट एक्सेप्ट करता है, प्याज अपना टेस्ट एक्सेप्ट करता है, आईबीए अपना टेस्ट एक्सेप्ट करता है, आपके पास इसी तरीके से लम्स अपना टेस्ट एक्सेप्ट करता है, मगर साथ में सेट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आईबीए भी सेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर उसके ऊपर भी उन्होंने इस दफा से बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि पहले होता था कि आईबीए के अंदर अगर 1260 प्लस के नंबर आपके आ रहे हैं तो आपका इंटरव्यू हो जाता था, डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता था, मगर इस दफा से आईबीए ने वो चीज भी खत्म कर दी। तो यानी कि हर यूनिवर्सिटी आने वाले सालों के अंदर अपने टेस्ट को मजबूत कर रही है। वो कहती है कि भाई मेरे टेस्ट को दोगे तो मैं बात बनेगी आगे, मेरे टेस्ट को दोगे तो मैं आगे आपकी बात को तस्लीम करूंगा या मैं उस बात के ऊपर
आगे मूव ऑन करूंगा। तो इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो, आपको सबसे पहले टेस्ट की डेट्स मालूम होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आपको इन यूनिवर्सिटीज का टेस्ट का पैटर्न मालूम होना चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप नर्स के अंदर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो तो नर्स के अंदर अब जो सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है उसमें मैथ्स है, फिजिक्स है और इंग्लिश है। वाइल अगर आप नर्स बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो वहां पे अब सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट होगा। मगर अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे एडवांस मैथ्स है, बिजनेस मैथ्स यानी कि बेसिक मैथ्स है, जनरल मैथ्स है, इसके अलावा इंग्लिश है और आईक्यू का पोर्शन भी है। अगर आप एनईडी के अंदर टेस्ट देने के ख्वाहिशमंद हो तो वहां पे मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है और जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं वहां बायोलॉजी का पोर्शन है। वाइल नर्स के अंदर अगर प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर रहा है फॉर दी एनी इंजीनियरिंग फील्ड तो उसको एडवांस मैथ्स का ही टेस्ट देना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो कि आपको चीजों के बारे में गाइड करती है। सेम गोज फॉर द जीआईके का पैटर्न सेम नर्स जैसा ही है कि फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है। प्यास के अंदर भी आपके पास तकरीबन सेम पैटर्न आ रहा होता है। यूईटी के अंदर एनईडी जैसा पैटर्न है कि भाई मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। तो भाई आपको ये बेसिक चीजें अगर मालूम होंगी तभी आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के हसूल को हासिल कर सकते हो। अब यहां पे असल क्वेश्चन आता है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें। सर वो तो अभी हमारे इंटर के पेपर्स भी होने वाले हैं, सर वो इंटर के बाद एप्टीट्यूड की तैयारी करना अच्छी बात है। तो मैं इस चीज का आंसर आपको साफ अल्फाजों में दे देता हूं कि देखो जितने भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं अगर आप अभी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हो तो ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज आपको फर्स्ट ईयर की परसेंटेज की बेसिस पर एडमिशन देंगी। तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी गुल खिलाए हैं उनकी बेसिस के ऊपर हर जगह पर एडमिशन होगा और सेकंड ईयर में जस्ट आपकी 57 to 60 नंबर होने चाहिए। अगर तो होंगे तो आप की तमाम पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है वो आपको फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर एडमिशन देंगी। तो भाई आपका टाइम जो है ये एप्टीट्यूड के ऊपर मेहनत करने का है, क्योंकि बेटा वो जमाने चले गए जब आप इंटर के बाद एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करना स्टार्ट करते थे। मैं यहां पे सबसे पहले कॉमन मिथ को डिस्कस कर लेता हूं जिसका आइडिया अक्सर बच्चों को नहीं होता। आप लोगों के अगर कोई बड़े बहन भाई हो या बड़े कजन हो आप उनसे पूछते होंगे यार एप्टीट्यूड की तैयारी कब कवर करें। आप में से मेजॉरिटी के बड़े बहन भाई आपसे कहते होंगे कि भाई हमने तो एप्टीट्यूड की तैयारी अपने इंटर के पेपर्स की बात करी थी। भाई ये वाली जो चीज थी ये आज से 10 साल पहले तक लागू होती थी, अब ये लागू नहीं होती। खुदारा इस बात को समझिएगा। आप में से कोई भी बच्चा अगर वो ये सोच के बैठा हुआ है कि वो इंटर के पेपर्स के बाद एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करना स्टार्ट करेगा तो आई कैन जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक। उसके पीछे रीजन है, देखो मैं लॉजिकली आपसे बात करता हूं। आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी है अगर उसका टेस्ट लेट सपोज जुलाई में भी आ रहा है, खाली एक ही यूनिवर्सिटी का वैसे टेस्ट जुलाई के अंदर आता है, बड़ा यूनिवर्सिटी जो है जिसमें फास्ट आती है। मगर आप अगर एप्टीट्यूड की तैयारी अपने इंटर के अपने ए लेवल्स के पेपर्स के बाद स्टार्ट करते हो तो भाई आप लोगों को फ्री होते होते मई का एंड हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचेगा। 1 महीने में आप अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, आपको बात समझनी पड़ेगी। ये जो टाइम है ये टाइम आपके लिए खजाना है, ये टाइम आपके लिए एक वेकअप कॉल है। भाई अगर आप में से कोई भी बच्चा ये सोचता है ना कि सर मैं तो इंटर के पेपर्स के बाद एफएससी के पेपर्स के बाद अपने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा लॉजिकली इसका जरा हम थोड़ा सा जो है ना तज्जिया कर लेते हैं। आप लोगों के इंटर के पेपर्स एंड हो रहे होंगे अप्रैल के अंदर, स्टार्ट हो रहे अप्रैल मिड से, और आपके ये चाहेंगे मई के स्टार्ट तक, मोस्ट केसेस के अंदर अप्रैल के एंड तक। पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड आपके पास, भावलपुर बोर्ड आपके पास, फेडरल बोर्ड, आगा खान, आप तमाम लोगों के पेपर स्टार्ट होंगे। अल्लाह भला करे कब से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आपके अप्रैल के एंड से, और मई के स्टार्ट में जाके एंड होंगे। फिर आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। याद रखिएगा एक चीज को मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, अगर आप में से कोई भी बच्चा अपने किसी प्रैक्टिकल में फेल हो जाए फिजिक्स या केमिस्ट्री के तो वो ओवरऑल फेलियर कंसीडर होता है और उसका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई कहने का मकसद क्या है, आप लोगों का अप्रैल का एंड और मई का स्टार्ट तो पूरा का पूरा अपने इंटर के अंदर ही लग जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर फेडरल बोर्ड की मेरे पास जो भी डेट शीट आ रही थी फेडरल बोर्ड की, फेडरल के पेपर्स आपके पास मई के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो बच्चा वहां पे एंगेज्ड होगा। तो भाई आप अगर मई के एंड से भी तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आपके पास टाइम क्या बचा, आपके पास खाली जून का महीना फिर बचेगा तैयारी करने के लिए। और जून के महीने का मतलब यह कि आपको यहां पे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जुलाई के स्टार्ट के अंदर लास्ट ईयर फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट था 5 जुलाई को। एनईडी का जो पहला राउंड हुआ था वो हुआ था, सेकंड राउंड हुआ था आपके पास जुलाई के स्टार्ट में। पहला राउंड फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के पेपर से पहले खत्म हो गया था। पहला राउंड एनईडी का मई के अंदर है और इस दफा भी मई के अंदर है। नस का नेट नंबर 4 इस्लामाबाद के अंदर जून के अंदर है और आपके पास कराची के अंदर जुलाई के पहले वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर तैयारी करने का टाइम ही नहीं है। अगर आप में से किसी बच्चे को यह महसूस होता है कि सर 1 महीने में कर लेंगे ना तैयारी, क्या मुश्किल है, भाई एप्टीट्यूड इज नॉट अ जोक। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि देखो जब आप इंटरमीडिएट के अंदर होते हो ना तो इंटरमीडिएट के अंदर आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। या अगर आप ए लेवल्स के अंदर हो, मेरे पास बेतहाशा बच्चा चूंकि ए लेवल्स बैकग्राउंड का होता है, मेरा बड़ा खास बच्चा है, तो अब ए लेवल्स के बच्चे का मसला क्या है, भाई आपने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा हुआ, आपने मैट्रिसेस
एनालिसिस नहीं पढ़े हुए, मुझे बात मालूम है। तो हमारी क्लासेस के अंदर आपको स्पेसिफिकली ए लेवल्स के बच्चे को इन चीजों के बारे में बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है। सिमिलरली प्री मेडिकल का बच्चा अगर नस में अप्लाई कर रहा है तो उसको एडवांस मैथ्स आती नहीं है, एडवांस मैथ्स आएगी आपके पास नस के पेपर के अंदर। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज चल रहा है, परेशान चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जस्ट 1 महीना होगा, फिर उस 1 महीने के अंदर कितना ग्राइंड कर लोगे। आपको अगर एप्टीट्यूड का सिलेबस भी नहीं पता, आपको कोर्स कंटेंट भी नहीं पता, आपको सब्जेक्ट भी नहीं पता, आप उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये बात बार बार कही जाती है कि एप्टीट्यूड की तैयारी एटलीस्ट शुरू से स्टार्ट कर दी जाए। एक अच्छा बच्चा तो वो होता है जो कि जैसे सेकंड ईयर के अंदर आता है, ए लेवल्स में आता है, एप्टीट्यूड की तैयारी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर देता है, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन। मगर अब वो टाइम तो गुजर गया, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या करोगे भाई? अब आपके पास जो अभी का टाइम है इसको खुदारा वेकअप कॉल के तौर पर अंडरस्टैंड करो। अगर आपका कोई दोस्त अभी भी नहीं समझ रहा, उसको एक बात समझाओ कि देखो आप कहीं से भी तैयारी करो। मैं आपसे ये नहीं कहता आप सिर्फ मेरे पास से आके करो, मैंने यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाला, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फखर है कि जितने डिटेल लेक्चर मैंने यूट्यूब पर डाले हुए ना, पाकिस्तान का एक भी यूट्यूबर दिखा देना जिसने इतनी मेहनत इस कौम के बच्चों के लिए करी हो। मुझे फखर है भाई, मेरे रब ने मुझे उससे ज्यादा नवाजा हमेशा। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि बेटा आप अगर आप कहीं से भी तैयारी करो, मगर तैयारी अभी से स्टार्ट करो। इस बात को अंडरस्टैंड करो कि देखो अगर आप जून के अंदर या मई के एंड के अंदर एप्टीट्यूड की किताबों को भी उठाओगे ना, तो आपके सर के ऊपर से बड़ी बड़ी गाय जा रही होंगी। वो होता है ना, बड़े चिड़िया उड़ी होती है सर के ऊपर जब चक्कर आते हैं, तो वो आपका हाल होगा। क्योंकि ना तो आपको उस वक्त पैटर्न पता होगा, सिलेबस पता होगा, ना आपको यह पता होगा, ना समझ में आ रहा होगा कहां से क्या चीज को स्टार्ट करें। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि भाई अभी का जो टाइम है इससे स्टार्ट करो, खुदारा बिस्मिल्लाह कर दो। बिस्मिल्लाह करने का मतलब क्या होता है कि भाई एटलीस्ट आप यहां से चीजों को थोड़ा थोड़ा कवर तो करो। बेसिक कोर्स कंटेंट को समझो, क्या कोर्स कंटेंट है, बेसिक ट्रिक्स को तो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप लास्ट महीने के ऊपर उसको टाइम दोगे, आप अपने साथ नाइंसाफी करोगे। और अक्सर बच्चे जो मुझसे कहते हैं ना, सर क्या ही फर्क पड़ता है वो एनईडी का राउंड 1 देने का, राउंड 2 डायरेक्टली दे देंगे ना। मेरे पास, मैं इतनी बार ये बात समझा चुका हूं, फिर भी कोई ना कोई नमूना ये बात मुझसे करता है। तो बेटा मेरे प्यारे शागिर्द हूं, मैं आपको इसके पीछे एक छोटी सी लॉजिक देता हूं। देखो कंपटीशन लेवल एक मजाक नहीं है, कंपटीशन लेवल एक रियलिटी है, आपको समझना पड़ेगा। आप इस दुनिया में अकेले बच्चे नहीं हो जो कि नस की, फास्ट की, एनईडी की, आईबी की, कॉमसेट्स की, यूईटी की, लम्स की, प्यास की, जीआईके की तैयारी कर रहे हैं। आपके साथ हजारों बच्चा है। जब आपके साथ हजारों बच्चा है ना, तो याद रखिएगा वो बच्चा भी ख्वाहिशमंद है टेस्ट देने का, वो बच्चा भी ख्वाहिशमंद है एडमिशन लेने का। तो आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि भाई आप ही को एडमिशन मिलेगा? नहीं, अगर वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो भाई लाइफ इज अ रेस, एक बड़े महापुरुष ने फरमाया था लाइफ इज अ रेस। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे ना तो पीछे वाले कुचल के आगे आपको निकल जाएंगे। तो भाई इसका एक सिंपल सा मतलब है कि खुदारा तैयारी को करना स्टार्ट करो, ग्राइंड लेवल को अपना जो इंक्रीज करो कि भाई किस तरीके से। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर वो इंटर के साथ कैसे करें, मैंने नहीं हो पाता, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मगर सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज की टेस्ट की डेट्स आपको मालूम होनी चाहिए, अभी उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। मगर एक चीज ध्यान में रख लो, एक चीज अपने गट्टे से बांध लो कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ या आपका ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आया हुआ, तो तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर ओ लेवल्स की आपकी इक्विवेलेंसी काउंट होती है, नहीं तो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होती है। वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, भाई आपको फर्स्ट ईयर की बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। सही है ना, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर आपको हर जगह पर एडमिशन मिलेगा। तो सेकंड ईयर की इतनी तैयारी करनी है कि भाई अपनी लास्ट परसेंटेज को मेंटेन कर लो, और वो आप कर सकते हो, उसमें मुश्किल बात नहीं है। मैं इस बात को बहुत दफा कहता हूं, दोबारा कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि देखो भाई आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप में से वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, ये उनके लिए कह रहा हूं, जो बच्चे इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, आप तमाम बच्चों का एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर होगा। यानी कि फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर आपको हर यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट तो आएगा अक्टूबर तक। तो उस वक्त तक तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट निकल चुके होंगे। सिर्फ पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी बचेगी इसका टेस्ट रहता होगा, उसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हो चुके होंगे। सही है ना। तो और जो बच्चे ए लेवल्स के अंदर है, उनका ओ लेवल्स की बेसिस के ऊपर एडमिशन होता है मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के अंदर। कुछ यूनिवर्सिटीज होती है बड़ी टफ, वो कहती है कि नहीं ए लेवल्स के जब रिजल्ट आएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। खैर, और जो बच्चे, अच्छा यहां पे मैं एक और चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, जिन बच्चों का इंटर हो चुका है, जिन बच्चों का इंटरमीडिएट ए लेवल्स हो चुका है, तो फिर उनके केस ये होता है कि उनकी जो सेकंड ईयर की इंटर की परसेंटेज होती है वो ही हर जगह पे काउंट होती है। जिन बच्चों का इंटर हो चुका है, जिन बच्चों का इंटर हो चुका है, उनकी फिर सिंपल तरीके से जो इंटर की परसेंटेज होती है कंप्लीट वो काउंट की जाती है। ना कि कुछ बच्चे खुश हो रहे होते हैं, सर वो सेकंड ईयर के अंदर मेरी परसेंटेज 74 थी, फर्स्ट ईयर में 84 थी, तो सर वो फर्स्ट ईयर वाली काउंट हो सकती है? नहीं भाई, अगर आपका इंटरमीडिएट हो गया तो फिर आपकी कंप्लीट इंटर की रिजल्ट काउंट होगा, जो भी आपका लेटेस्ट रिजल्ट होगा वो काउंट होता है। ऑन दी अदर एंड, ये सिर्फ पॉलिसी उन बच्चों के लिए होती है हर यूनिवर्सिटी में जो अभी सेकंड ईयर में है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो सेकंड ईयर का रिजल्ट तो बहुत एंड में आता है। दैट इज द रीजन कि यूनिवर्सिटी प्रोविजनल बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन ऑफर करती है। अब मैं बार बार यहां पे क्यों कह रहा हूं एप्टीट्यूड डिफिकल्ट है, उसके पीछे आप लॉजिक को समझो। देखो एप्टीट्यूड होता क्या है?
एप्टीट्यूड के अंदर होते हैं एमसीक्यूज। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपनी ट्रिक्स को मैनेज करते हो, किस तरीके से आप एक शॉर्ट लिमिटेड टाइम के अंदर चीजों को परफॉर्म करते हो। काफी सारे बच्चे बात समझ नहीं पाते। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं अपने बच्चों को कि देखो एप्टीट्यूड के अंदर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ना आपके पास नस्ट में कैलकुलेटर अलाउ है, ना फास्ट में अलाउ है, ना यूवीटी में अलाउ है, ना कॉन्सेप्ट्स में अलाउ है, ना जीआईकेआई में अलाउ है, ना लम्स में अलाउ है, ना आईबी में अलाउ है, ना दाऊद में अलाउ है, ना कराची यूनिवर्सिटी में अलाउ है, ना बहरिया में अलाउ है, ना जेबिस में अलाउ है। पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ना मेडिकल की यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ है, ना नम्स में अलाउ है, ना आपके पास आगा खान में अलाउ है। आगा खान में मैथमेटिकल रीजनिंग आती है, अलाउ नहीं है। ना आपके पास एमटी कैट के किसी टेस्ट में अलाउ है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं इंतहाई आला जहां पे कैलकुलेटर अलाउ है। मैं तो अक्सर तंजिया मजाक करता हूं यूनिवर्सिटीज के डायरेक्टर्स के साथ भी, जब मेरी उनसे मुलाकात होती है एनईडी के अंदर, तो मैं बहुत ये बात कहता हूं एनईडी के अंदर और प्याज में कैलकुलेटर अलाउ है, उसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो यानी कि अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट थे या आप इंटर के स्टूडेंट हो, हम तो भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के लिए भी कैलकुलेटर का सहारा लेते थे। हम तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के लिए भी किसका सहारा लेते थे? कैलकुलेटर का। अब यहां पे कैलकुलेटर के बगैर सारा काम करना है। फकी इंजीनियरिंग सेक्टर यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। इसके अलावा आपके पास एक और जो यूनिवर्सिटी आ रही है प्याज, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर दुनिया की टॉप के ऊपर आती है। सिंस आई एम आल्सो एन इंजीनियर, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान डिफरेंट ग्लोबल लेवल्स। तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज में अलाउ है। मेरान यूनिवर्सिटी में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो अब आपको कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स को सीखना है। ना फिजिक्स में अलाउ है, ना केमिस्ट्री में अलाउ है, ना मैथ्स में अलाउ है, ना कहीं और अलाउ है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर सारी की सारी मैथ्स करनी है। तो ये चीज और बच्चों के लिए टफ होती है। तो अगर आखिरी महीने बैठोगे ना तैयारी करने के लिए, तो आपके जहन के ऊपर क्या चल रहा होंगे? चिड़ियां हैं। वो होता था ना बचपन में कार्टून देखते थे, कार्टून नेटवर्क पोगो, तो वहां पे क्या होता है, गायें उड़ रही होती थी सर के ऊपर। तो वैसे गायें उड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि भाई लास्ट में आपको ना सिलेबस पता है, ना पैटर्न पता है, ना कुछ और पता है। सेकंड नंबर के ऊपर एप्टीट्यूड को अगर समझना चाहते हो ना, इसकी मैं एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूं कि देखो कभी भी आप इंटर या ए लेवल्स के जब बोर्ड के पेपर देते हो, आप अगर कैम्ब्रिज के पेपर देने के लिए बैठ रहे हो, सही है ना, या फिर अगर आप बोर्ड के पेपर देने के लिए बैठ रहे हो, तो वहां पे होता क्या है, आपके पास डेट शीट आई, फिजिक्स के दिन क्या होगा, फिजिक्स की तैयारी करके जाओगे, 4 दिन लगा के फिजिक्स की अच्छी से तैयारी करोगे, 2 दिन लगा के फिजिक्स की तैयारी करोगे, और टेस्ट जो होगा वो 3 घंटे का टेस्ट होगा फिजिक्स का। आप 3 घंटे जान मार दोगे फिजिक्स के ऊपर, जो अच्छा बच्चा होगा या जो नॉर्मल बच्चा भी होगा। आप मैथ्स के बारे में सोचोगे, खुद सोचो, क्या आप फिजिक्स का जो बोर्ड का पेपर होगा या कैम्ब्रिज का पेपर होगा, उसमें क्या आप मैथ्स के टेस्ट के बारे में सोच रहे होगे कि यार मैथ्स के अंदर तो ये क्वेश्चन ऐसे मैंने किया था? नहीं, आप बोलोगे बाहर में जा यार, अभी फिजिक्स का टेस्ट चल रहा है, फिजिक्स की तैयारी मैंने करी है, फिजिक्स का टेस्ट दूंगा ना। या फिर अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर है तो आप केमिस्ट्री के बारे में सोचोगे ना, कंप्यूटर का पेपर है, कंप्यूटर के बारे में सोचोगे। व्हाइल ऑन द अदर हैंड एप्टीट्यूड के अंदर होता क्या है, मल्टीपल सेक्शंस आपको एक साथ अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि भाई देखो, अगर मैं बात करता हूं नस की, भाई नस का क्या सिनेरियो है, नस के अंदर आपके पास 200 एमसीक्यूज हैं, 200 एमसीक्यूज। इसमें आपके पास फिजिक्स का पोर्शन इन्वॉल्व है, आपके पास मैथ्स का पोर्शन इन्वॉल्व है, आपके पास इंग्लिश का पोर्शन इन्वॉल्व है। यानी कि 3 घंटे के टाइम के अंदर आपने फिजिक्स को भी टाइम देना है, फिजिक्स के बारे में भी सोचना है, मैथ्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, इंग्लिश को भी सॉल्व करना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एनईडी की है, यूईटी की है, मेरान की, तो एनईडी के अंदर, यूईटी के अंदर, मेरान के अंदर 4 सेक्शंस हैं। आपके पास फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, आपके पास केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन इन्वॉल्व है, आपके पास मैथ्स का सेक्शन इन्वॉल्व है, बायोलॉजी का इन्वॉल्व है, आपके पास इंग्लिश का भी इन्वॉल्व है। अब आप 4 सब्जेक्ट को 1 घंटे के टाइम में सॉल्व करना है या 1 घंटा 20 मिनट के टाइम पे सॉल्व करना है, यानी कि तकरीबन 2 घंटे में सॉल्व करना है फॉर एग्जांपल। तो अब आपको 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर, डिपेंडिंग किस यूनिवर्सिटी का कैसा एग्जाम है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम पैटर्न डिफरेंट होता है, ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। एनईडी का टेस्ट 2 घंटे का होता है, मेरान का टेस्ट तकरीबन 90 मिनट का होता है आपके पास, सही है। तो ये बेसिक मालूमात भी होनी चाहिए, बच्चों को ये भी नहीं पता होता। तो भाई आखिरी महीने के अंदर अगर इन चीजों के ऊपर जाओगे तो आप तैयारी क्या खाक करोगे। तो अब देखो एप्टीट्यूड के अंदर आपको मल्टीपल सेक्शंस को, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ सॉल्व करना है। तो ये आपकी अगर तैयारी होगी तो आप इसको कर सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एप्टीट्यूड के अंदर आती है, ये आती है टेस्ट। आप कहीं से भी तैयारी कर लो, बाखुदा मेरा YouTube अवेलेबल है, आप कहीं से भी तैयारी कर लो। सर बिलाल जिया से बेहतर फिजिक्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान में आपको कोई नहीं मिलेगा, डिटेल लेक्चर्स के ऊपर, ईकेट के ऊपर भी, एमटीकेट के ऊपर भी। मैंने बड़ा फोर्स किया सर बिलाल जिया को, इंशाअल्लाह वो ईकेट की नई सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, सही है ना भाई। मैं बड़ी मेहनत करता हूं इन चीजों के ऊपर। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि भाई कहीं से भी तैयारी कर लो, मगर अगर आप एप्टीट्यूड के अंदर टेस्टों को नहीं दे रहे तो आपको एक्सपोजर नहीं पता, आपको नहीं पता कि यार किस तरीके का टेस्ट आएगा, नस में किस तरीके का है, फास्ट में आपने टेस्ट देना कैसे है। तैयारी कहीं से भी कर लो, बट अगर तुम्हें टेस्टों का सिनेरियो ही नहीं पता कि टेस्ट देना कैसे होता है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट। अब कुछ यूनिवर्सिटी का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है, कुछ यूनिवर्सिटी का पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। बच्चे को ये भी नहीं पता भाई एनईडी का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड बेस्ड होगा, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बैठ के देना है, कंप्यूटर के ऊपर, सही है। आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का पेपर बेस्ड होता है, प्यास का आपके पास पेपर बेस्ड भी होता है, कंप्यूटराइज्ड भी होता है, नस का कंप्यूटराइज्ड भी होता है, पेपर बेस्ड भी होता है, जीआईकेआई का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, सही है, फास्ट का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग अलग फनकारी है, कुछ यूनिवर्सिटीज में इन्वॉल्व होती है, कुछ में नहीं होती है, मेजॉरिटी में नहीं होती, कुछ में होती है, यूईटी लाहौर में होती है, जीआईकेआई के अंदर आपके पास आ रही होती है, आपके पास
सिमिलरली फास्ट में आ रही होती है। जीआईके ने लास्ट ईयर ऑल्दो नहीं ली थी, मगर ये उनके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। तो कहने का मकसद ये कि यहां पे फिर आप और ज्यादा होशियार होते हो सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को, कि आपने तुक्के नहीं मारने होते। वरना लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी में जहां पे नेगेटिव मार्किंग अलाउ नहीं है, हम बच्चे को तुक्के मारने की कुछ ट्रिक्स होती हैं एप्टीट्यूड पे। भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट ट्रिक्स, तो हम वहां पे बच्चों को ट्रिक्स बताते हैं कि भाई लेट्स सपोज अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो इस तरीके का आ रहा है कि यार जो एमसीक्यू ज्यादा रिपीट हो रहा है या जो ऑप्शन ज्यादा रिपीट हो रहा है उसका जैसा एमसीक्यू का ऑप्शन आप लगा सकते हो, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा। मगर अगेन ये बेसिक चीजें भाई जिनके बारे में बच्चों को आइडिया होना चाहिए। अगेन कहने का मकसद क्या है कि भाई आज से अगर तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए फायदा होगा। मैं बार बार बच्चों को एक बात कहता हूं कि खुदारा यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में गाइडेंस पूरी लो। देखो अभी फील्ड्स के ऊपर गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। एक तो बच्चा इतना मासूम होता है, सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूंगा इलेक्ट्रिकल, अरे भाई अभी आपका काम ही नहीं है सोचने का। अभी सिर्फ ये सोचना है कि टेस्ट किस तरीके से अच्छे नंबरों से निकालना है। अभी सिर्फ टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। अभी का जो टाइम है सिर्फ टेस्ट के लिए टाइम है और किसी चीज के लिए टाइम नहीं है। इसका टाइम आपको बहुत मिलेगा जब नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे ना, उसके बाद 1-1.5 महीने का टाइम होगा एडमिशन हासिल करने का। जब एनईडी के टेस्ट के अंदर पोजीशन लेकर आओगे इंशाल्लाह ताला तो 1-1.5 महीने का टाइम होगा अच्छे नंबरों के बाद लेने के बाद कि आप सोच सकते हो कौन सी फील्ड में जाना है कौन सी में नहीं जाना। आईबीए में जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद बहुत टाइम पड़ा हुआ है, आईबीए को टारगेट करो या हबीब को टारगेट करो, या आईबीए में जाना है हबीब में जाना है। मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चों की कहानियां बता सकता हूं। भाई जिस बच्चे ने आईबीए में भी एडमिशन हासिल करा, मेरा आईबीए का पोजीशन होल्डर बच्चा है, अब्दुल हसीब उसका नाम था, उसने हबीब में भी एडमिशन हासिल करा, उसने एनईडी के अंदर भी टॉप पोजीशन होल्डर था, 90 प्लस का नंबर था। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर 44 प्लस 90 प्लस के स्टूडेंट थे। 44 से ज्यादा मेरे 90 प्लस स्टूडेंट्स थे। पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट के अंदर इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं होगा। एनईडी के राउंड 1 का टॉप पोजीशन होल्डर मेरे बैच का था, राउंड 2 का भी पोजीशन होल्डर मेरे बैच का था। 44 से ज्यादा बच्चों ने एनईडी में 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। नस के अंदर 170 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे अब्दुल रहमान फैसल ने, उसका जीआईके में भी हुआ था, उसका नस में भी हुआ था, उसका पीयूसीआईटी में भी हुआ था, उसका फास्ट के अंदर भी हुआ था। 85 प्लस का मेरिट था, 85 प्लस का उसके टेस्ट के नंबर थे और फिर मेरिट उसका तकरीबन 88 तक का बना था। तो भाई ये जो बच्चे होते हैं ना, ये वो बच्चे होते हैं जो पहले टेस्ट पे फोकस करते हैं। मैं बात क्यों बता रहा हूं आपको, मैंने अब्दुल हसीब की बात क्यों करी, मैं उनकी बड़ाई बयान नहीं कर रहा। मुझे आज भी याद है अब्दुल हसीब का जब आईबीए का जब उसको फाइनल पैसे वैसे पे करने थे ना, उसने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, कहते हैं सर मैं एक पीडीएफ आपको एक पीपीटी भेज रहा हूं। पीपीटी कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। कहते हैं सर जरा देख के बताएं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है। अच्छा मैंने बोला पता नहीं क्या भेज रहा है। मैंने खोल के देखा, उसने लिखे हुए थे आईबीए के मेरिट्स और डीमेरिट्स। उसका आईबीए में एडमिशन हो गया तो उसने टाइम लगा के देखा, अच्छा भाई आईबीए का एलुमनाई नेटवर्क इतना है, आईबीए की फील्ड का स्कोप इतना है, आईबीए की फीस इतनी है। उसने अल्लाह के बंदे ने उसने ये तक लिखा हुआ था कि आईबीए में स्विमिंग पूल है कि नहीं है। अच्छा आईबीए के अंदर ये टीचिंग फैकल्टी होती है, मेजॉरिटी फैकल्टी कहां की है, फिर हबीब के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। उसने एक पीपीटी उसकी बनाई थी, एक स्लाइड, फिर उसने एनईडी के बारे में बनाई थी। उसने तीनों को लिखा, कहते सर मैं तीनों को कंपेयर कर रहा हूं, अब मुझे जो है ना आईबीए ज्यादा अच्छी लग रही है तो मैं आईबीए जा रहा हूं। तो भाई बच्चा ये होता है, इसको कहते हैं अच्छा। सेम गोज फॉर दी अब्दुल रहमान फैसल। देखो मुझे अपने बच्चों के नाम इसलिए याद रहते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब बड़ी मेहनत की जाए उन बच्चों के ऊपर तो उन बच्चों के रिजल्ट आते हैं ना, आपको दिल से खुशी होती है। मुझे वरना और क्या मिलना है, सिंपल सी बात है भाई। ऑल्दो जो थ्रू आउट मेरे बैच की फीस होती है मामूली होती है, पीनट्स होती है, पूरे साल की फीस होती है वो कंप्लीट एप्टीट्यूड सेशन की। उसके बाद अगर बच्चा मुझे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देता है रिजल्ट तो उसमें खुशी होती है। उन बच्चों का नाम जिंदगी भर याद रहता है आपको, और तो उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। तो भाई उस बच्चे ने जीआईके में भी एडमिशन लिया था, फास्ट में भी लिया था, पीयूसीआईटी में भी लिया था, नस में भी लिया था। नस में उसका 170 प्लस का स्कोर था, मगर चूंकि जीआईकेआई के अंदर वो टॉप 20 के अंदर था, उसको जीआईकेआई ने 100% स्कॉलरशिप दी थी। और जीआईकेआई का जो पहला चालान आता है तकरीबन 9.5 लाख का आता है, तकरीबन 9.5 लाख का। उसके अंदर आपके पास जीआईकेआई की जो एडमिशन फीस है, जो सेमेस्टर फीस सब शामिल होती है। मगर जीआईकेआई पाकिस्तान टॉप की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। जीआईकेआई से बेहतर कोई और कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नहीं है। लोग कहते हैं फास्ट है, ये है वो है, भाई फास्ट में और जीआईकेआई में डिफरेंस है, पहले बता रहा हूं। जीआईकेआई टॉप के ऊपर आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीआईकेआई प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में टॉप के ऊपर आती है। नस भी उस अगर आप सीएस के अंदर मुझसे पूछोगे ना, नस के अंदर जीआईकेआई में फास्ट में, तो अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, आई विल डेफिनेटली रैंक जीआईकेआई ऑन द टॉप। जीआईकेआई के अंदर खैर स्कॉलरशिप बहुत सारी होती है, तकरीबन 133 से ज्यादा स्कॉलरशिप हैं जीआईकेआई के अंदर। मुस्तहिक बच्चों के लिए भी हैं, आपके पास कर्ज हसना की फैसिलिटीज भी हैं, आपके पास सिंध बेस्ड स्कॉलरशिप है, पंजाब बेस है, केपी के बेस है, बलूचिस्तान बेस है। तो भाई जीआईकेआई की जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने सारी बातें डिस्कस करी थी। नस के अंदर स्कॉलरशिप जो होती है सिर्फ मुस्तहिक तलबा के लिए होती है, जो सदा की स्कॉलरशिप होती है, जब नस का फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस पर अप्लाई करते हो। एनईडी के अंदर भी आपके पास स्कॉलरशिप्स है। एनईडी के अंदर जो बच्चा टॉप पोजीशन लेगा उसकी 100% स्कॉलरशिप है, क्योंकि एनईडी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, उसकी ऑलरेडी फीस बेतहाशा कम होती है, तकरीबन 40,000 रुपए की होती है। तभी एनईडी के अंदर कंपटीशन लेवल अलग ही होता है। एनईडी के अंदर पूरे कराची का, पूरे सिंध का बच्चा अप्लाई करता है, क्योंकि मेरान से ज्यादा कम फीस है। सेम गोज फॉर दी फास्ट। फास्ट के अंदर फीस ज्यादा है, फास्ट के अंदर बच्चों को शौक है प्राइवेट साइड पे जाने का, तो फास्ट की फीस काफी ज्यादा है। फास्ट की फीस तकरीबन 1,80,000 1,90,000 है, जितना नस की है। मगर फास्ट में स्कॉलरशिप अगेन फास्ट में भी मिलती है, दो तरह की स्कॉलरशिप्स है, मुस्तहिक तलबा के लिए भी है, प्लस उन तलबा के लिए भी है जो कि टॉप पोजीशन हासिल करते हैं मेरिट के अंदर, उनकी भी स्कॉलरशिप होती है।
तो कहने का मकसद ये है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आपने वहां पे अच्छा परफॉर्म करना है। देखो अब वो जमाने चले गए कि सिर्फ एडमिशन हासिल करना है। भाई एडमिशन क्यों सिर्फ हासिल करना है यार, अपने माँ बाप के ऊपर थोड़ा सा बोझ भी तो कम करो ना। अगर अच्छे नंबर लेकर आओगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है, सर मैक्सिमम कितना स्कोर करें एनईडी के अंदर या यूवीटी में? देखो देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है 100%। आपको 100% दोगे तो आप 80s के अंदर या 90s के अंदर मार्क्स लेकर आओगे। अगर आप अपना टारगेट ही हमेशा 80s का रखोगे ना, तो आप हमेशा अपने मार्क्स कम लेकर आओगे। मेरान की अगर मैं बात करूं तो बेटा मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी पहली पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट में पहली पोजीशन थी, चाहे वो शहीद बेनजीराबाद हो, हैदराबाद हो, गुडकी हो, आपके पास कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, मेरान की तमाम मेरिट लिस्टों के अंदर मेरी पहली पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरान के ऊपर बेतहाशा काम किया हुआ है, मेरान के पास पेपर्स भी करवाए बच्चों को, मेरान के बारे में डिटेल में गाइड भी करा, तो मेरान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में पहली पोजीशन थी। तो भाई मेरान के अंदर भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है, अगेन गवर्नमेंट सेक्टर है, मिलती है बिल्कुल भाई। तो भाई कहने का मकसद ये है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आपको उसके तमाम एस्पेक्ट्स मालूम होने चाहिए कि भाई उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको क्या क्या फीस है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से करना है। अभी आपका जो टाइम है सिर्फ टेस्ट की तैयारी करने का है, तो अभी फील्ड्स को लेकर परेशान मत हो कि यार नस में जाऊंगा, फास्ट में जाऊंगा। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि बेटा जब खाने की टेबल के ऊपर आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती है ना, तब खाना खाने के अंदर आप डिसाइड करते हो कि बिरयानी खानी है कि कोफ्ते खाने के, कोरमा खाने हैं। मैं भी रोजे से हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो भाई दिल चाह रहा है ना, तो भाई उस वक्त आपको मजा आता है चॉइसेस का कि बिरयानी खानी है कि कोफ्ते खाने। बट अगर आपके पास अभी टेबल के ऊपर कोई डिश ही नहीं है, आपके पास सूखी रोटी पड़ी है, तो सूखी रोटी में चॉइस कैसी? अल्लाह की नेमत है, खाओ भाई। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अभी जो आपका टाइम है सिर्फ तैयारी करने का है, अभी फील्ड्स के ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो कुछ बच्चे इतने आइंस्टाइन के होते हैं कि बैठ के अभी फील्ड्स को सोच रहे हैं, सर वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाऊंगा, कंप्यूटर साइंस में जाऊं, सर वो डिफरेंस क्या है? अरे भाई ये बात की कहानी है, अभी की कहानी नहीं है। पहले एडमिशन हासिल करो, जब एडमिशन मिल जाए उसके बाद की कहानी है। अभी का टाइम सिर्फ तैयारी करने का है। अच्छा, ये फिर हमारे पास आता है कि भाई हम आपको किस तरीके से गाइड करें। एज अ टीचर फिर ये हमारे पास आता है कि हम किस तरीके से आपको लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपका टाइम सिर्फ एप्टीट्यूड की तैयारी करने का है। आपका टाइम अभी इंटर और एप्टीट्यूड को साथ साथ लेके चलने का है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपका कोई दोस्त भी ये गलती कर रहा है कि वो अभी एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं कर रहा, उसको समझाओ कि भाई अभी अगर आप 10% भी तैयारी करते हो तमाम सब्जेक्ट्स की, तो वो आखिर में जाके बहुत बड़ा आपके लिए काम क्रिएट करेगा। भाई इसकी मिसाल आप ऐसे समझो कि एक बच्चा जून के अंदर तैयारी करना स्टार्ट करता है या मई के अंदर तैयारी करना स्टार्ट करता है, तो जस्ट उसके बाद 1.5 महीने का टाइम है तैयारी करने का, और आपके पास सर के ऊपर आपके टेस्ट खड़े होंगे, तो वहां पे आप परेशान हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां से क्या चीज स्टार्ट करनी है। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आप अभी तैयारी करना स्टार्ट करते हो, हफ्ते में 2 दिन भी तैयारी को अगर आप दे रहे हो एप्टीट्यूड की, तो आप आहिस्ता आहिस्ता काफी सारी चीजें कवर कर सकते हो। सिलेबस मालूम हो सकता है आपको पैटर्न्स मालूम हो सकते हैं, आपको पर्टिकुलरली कुछ चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली आपको इंटर साइड पे भी हेल्प करेंगे। देखो मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि इंटर का या ए लेवल्स का जो एडवांस फॉर्मेट है ये एप्टीट्यूड है, क्योंकि भाई यहां पे आपके पास वही कोर्स कंटेंट है जो इंटर या ए लेवल्स का होता है, मगर उसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं सारे के सारे। एप्टीट्यूड में होते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज है है कि अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कवर कर रहे हो, तो साथ में आपकी इंटर या ए लेवल्स की तैयारी भी हो रही है, और जाहिर सी बात है आप आहिस्ता आहिस्ता जितना भी कोर्स कंटेंट भी कवर करते हो, वो आखिर में आपके लिए एक बड़ा पाइलअप होके बन जाएगा। वो आपके लिए आखिर के अंदर एक बड़ा काम क्रिएट करेगा कि आपकी 30% 40% ऑलरेडी तैयारी हो चुकी होगी। वाइल अगर आप सिर्फ इंटर के पेपर्स के बाद ए लेवल्स के पेपर्स के बाद तैयारी करोगे, तो भाई जो ए लेवल्स का बच्चा है उसके पास तो मई जून सीरीज है, उसके पास तो बाद में टाइम ही नहीं पड़ा हुआ। मई जून सीरीज के बाद तो जुलाई के अंदर टेस्ट होंगे, तो वो क्या करेगा? तो अभी से आपने तैयारी करनी है। तो यहां पे फिर हमारा रोल आता है कि हम आपकी क्लासेस इस तरीके से कंडक्ट करते हैं कि आपको तमाम चीजें क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाती हैं और पास पेपर साथ साथ सॉल्व करवाए जाते हैं। आप पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पर्टिकुलरली मेडिकल की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हो। आपको सबसे बड़ा फायदा हमारी क्लासेस के अंदर ये मिलता है कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है, बल्कि सबसे बढ़ के आपको उन लाइव क्लासेस के अंदर साथ साथ रेलेवेंट पास्ट पेपर्स भी कवर करवाए जाते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली वहां से तैयारी हो रही होती है। और एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट ट्रिक्स, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है। एप्टीट्यूड के अंदर आपने इंटर के ए लेवल्स के लंबे लंबे मेथड्स को फॉलो नहीं करना कि फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, वो आप 4 पेजेस के ऊपर सॉल्व कर रहे थे बाय पार्ट्स के ऊपर अपने ए लेवल्स के अंदर, अपने इंटीग्रेशन, अपने इंटरमीडिएट के अंदर, तो एप्टीट्यूड के अंदर आपको एक फायदा ये मिलता है कि आप वहां पे जस्ट आपको ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए, तो वो सारी की सारी ट्रिक्स आपको लाइव क्लासेस में सिखाई जाती हैं। ना सिर्फ आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, बल्कि उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, आपको रेलिवेंट गाइडेंस भी मिल रही होती है, आपके डाउट सेशंस अलग से कंडक्ट हो रहे होते हैं, आपको रेलिवेंट पास्ट पेपर्स भी मिलते हैं
विद सॉल्यूशन। आपको जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं, और ये चीज इस सिस्टम ने प्रूव किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के रिजल्ट्स को, चाहे आईबीएस सीएस की पहली पोजीशन हो, चाहे नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर हो, भाई कोई भी इंस्टीट्यूट अगर कहता है उसके नस के अंदर 160 प्लस मार्क्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लास्ट राउंड के अंदर जो नस का नेट नंबर 1 हुआ उसमें भी 160 प्लस नंबर आए बच्चों के, जो राउंड नंबर 2 हुआ उसमें भी 160 प्लस नंबर आए, जो नेट नंबर 4 था उसमें 170 प्लस का स्कोर थे बच्चों के। तो कहने का मकसद ये है कि सिमिलरली मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन, एनईडी के अंदर लास्ट 6 इयर्स के अंदर टॉप पोजीशन मेरे बच्चों की है, चाहे वो रमीज कामरान हो, चाहे वो मानूर हो, चाहे वो आपके पास जहरा बतूल हो, चाहे वो आपके पास समी हो, चाहे वो आपके पास इकरार हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट्स क्या हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आपको एटलीस्ट टेस्ट की डेट्स मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट कब होगा, ताकि आप उस चीज को जहन में रख सको। अब देखो, जो बच्चे इंटर के पेपर्स के बाद या ए लेवल्स के पेपर्स के बाद टेस्ट देने के लिए बैठे हुए ना, तो भाई आपका प्रोग्राम यहां पर खत्म हो सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा आप लोगों की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट इंटर के साथ साथ ही हो रहे होंगे, ए लेवल्स के साथ साथ हो रहे होंगे। ए लेवल्स का मई जून सीरीज आ रही है, एनईडी का राउंड नंबर 1 24 मई को इस दफा है। इस दफा का एनईडी का राउंड नंबर 1 कब आ रहा है? 24 मई को आ रहा है। एनईडी ने अपने राउंड नंबर 1 की डेट कंफर्म कर दी है कि इस दफा जो एनईडी का राउंड नंबर 1 होगा ये आ रहा होगा आपके पास 24 मई को। सही है। अच्छा, अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या दोनों राउंड्स को देना जरूरी है? एनईडी का राउंड नंबर 1 आ रहा है 24 मई को और राउंड नंबर 2 आ रहा है 10 जुलाई को, या फिर नस का नेट नंबर 3 आपके पास अप्रैल में आ रहा है और नेट नंबर 4 आपके पास जून के अंदर आ रहा है। तो अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है सर क्या ये मैं दोनों राउंड्स दूं? इसका एक सिंपल सा आंसर है, लाजमी तौर पे दो। क्योंकि देखो, अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स को नहीं दोगे ना, तो आप अपने हाथ से अपनी किस्मत पे ताला लगा रहे हो। उसके पीछे रीजन क्या है? कंपटीशन। भाई पाकिस्तान में हर साल बच्चों की तादाद में क्या होता है? इजाफा। हमारे पास माशाल्लाह से हर दिन के अंदर बच्चों की प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होता है। नॉर्मल सी बात है, आपको मालूम होनी चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है, मानते हो सारे के सारे। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, आज से 40 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। भाई जो यूनिवर्सिटीज गुलाम इसाक खान ने बनाई थी, जो यूनिवर्सिटीज अयूब खान ने बनाई थी, जो यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के क्याम से पहले बनी थी, आज तक वही चल रही है। एनईडी यूनिवर्सिटी हो गई, यूईटी हो गई, नस्ट हो गई, नस्ट 50s 60s के अंदर 70s के अंदर बनी है, आज तक वही चल रही है। फास्ट हो गई, आपके पास जीआईकेआई हो गई, 1990s के अंदर बनी थी। दाऊद यूनिवर्सिटी एनईडी ने क्रिएट करी थी, आज तक वही चल रही है। तो बड़ी यूनिवर्सिटी तो आपके पास क्रिएट ही नहीं हो रही। मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो भाई मेडिकल एक बहुत ज्यादा प्राइवेट फर्म है। मेडिकल के अंदर पैसा बहुत लगता है। जो बच्चा आखान यूनिवर्सिटी में जा रहा है उसकी पर साल की फीस कितनी होती है आपको मालूम है? 30 लाख 32 लाख पर साल की फीस है। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट साइड के ऊपर आपको वही चीज हजारों के अंदर पड़ती है, या 1-2 लाख रुपए की पड़ती है पर साल की कॉस्ट। जियाउद्दीन का आपको आइडिया, प्री मेडिकल का बच्चा जो एमडीकेट करता है वहां से जाके, या पर्टिकुलरली एमबीबीएस करता है जियाउद्दीन से, आपको फीसेस का आइडिया है। आपको आइडिया कि नस भी अगर प्री मेडिकल करवा रहे हैं तो उसकी कितनी हेफ्टी फीसेस हैं। तो भाई एक नॉर्मल बच्चा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपको साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में लाजमी अप्लाई करना है, ताकि अल्लाह ना करे कोई फीस का इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप लाजमी तौर पे जा सको। सेकंड नंबर के ऊपर दोनों टेस्ट देने का फायदा क्या होता है कि भाई अगर एक टेस्ट में आपके नंबर कम आ गए तो दूसरे टेस्ट में नंबर ज्यादा होंगे। जाहिर सी बात है कि भाई अगर आपके बेस्ट ऑफ 2 रिजल्ट काउंट होता है, नस के अंदर साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं, बच्चों से कहते हैं कि भाई लाजमी तौर पे सारे राउंड दो। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये कि भाई अगर आप चारों के चारों राउंड दोगे नस के, तो भाई जिसमें भी हाईएस्ट नंबर आएंगे इस राउंड के अंदर वो आपके फाइनल स्कोर काउंट होगा। सिमिलरली एनईडी के अगर 2 टेस्ट आ रहे हैं तो भाई बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट होगा। मेहरान के अगर 2 टेस्ट आ रहे हैं तो भाई बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट होगा। यानी कि अगर आपके एक टेस्ट में कम है, एक में ज्यादा है, तो जिसमें भी ज्यादा होंगे इररिस्पेक्टिव को पहले वाला स्कोर था बाद वाला स्कोर था, जिसमें भी ज्यादा होंगे वो स्कोर काउंट होगा। फास्ट यूनिवर्सिटी का एक ही टेस्ट होता है, जीआईकेआई का एक ही टेस्ट होता है, प्यास के 3 टेस्ट होते हैं, तीनों देने चाहिए, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं। इसके अलावा आपके पास पर्टिकुलरली मेहरान के भी 2 टेस्ट होते हैं, सही है ना? एनईडी के 2 टेस्ट होते हैं, एमडीकेट का एक ही टेस्ट होता है, एमडीकेट का एक ही टेस्ट होता है भैया, जो करना है उसी में करना है। अच्छा, अब देखो बताने का मकसद क्या है कि भाई जितने ज्यादा राउंड्स होंगे उसमें आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। तो लाजमी तौर के ऊपर आपने तमाम राउंड्स देने। यूईटी के भी 2 टेस्ट होते हैं, यूईटी का एक टेस्ट अभी मार्च के अंदर आ रहा है, पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट आपके पास आएगा मई के एंड के अंदर, जून के स्टार्ट के अंदर। लास्ट ईयर हुआ था 4 जून को हुआ था, 3 जून को 4 जून को हुआ था। इस दफा आपके पास हो सकता है मई के एंड में हो जाए, आपको नहीं पता है, अप्रैल के एंड के अंदर हो जाए, आपको नहीं पता। तो भाई कहने का मकसद क्या है? टेस्ट आपने सारे देने हैं। अब देखो एनईडी का राउंड नंबर 1 मार्च के जो लास्ट संडे होगा, लास्ट संडे ऑफ मार्च, वहां पे आपके पास एनईडी के फॉर्म्स आ जाएंगे और एनईडी का जो पहला टेस्ट होगा ये होगा 24 मई को। ये अब कंफर्म हो चुकी है डेट, 24 मई को एनईडी का राउंड नंबर 1 होगा।
एनईडी के अंदर क्योंकि सिंध की सबसे बड़ी है यूनिवर्सिटी है, तो भाई सिंध का डोमिसाइल होल्डर खाली एनईडी में अप्लाई कर सकता है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में कोटा होता है। अच्छा, सिमिलरली एनईडी का राउंड नंबर 2, एनईडी का राउंड नंबर 2 हमारे पास आ रहा है 12 जुलाई को। एनईडी का राउंड नंबर 2 की डेट भी कंफर्म हो गई है, ये आ रहा है 12 जुलाई को। एनईडी का टेस्ट कैसा होता है? कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है। मेरान का जो पहला राउंड आ रहा है ये आपके पास आ रहा है अगेन मई के अंदर। अभी तक इसकी टेस्ट की डेट कंफर्म नहीं है, अभी तक इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जैसी होगी आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस एज वेल। मगर इसका जो राउंड नंबर 1 आ रहा है ये आ रहा है मई के अंदर बेटा। कब आ रहा है? मई के अंदर। अच्छा, सिमिलरली जीआईकेआई का टेस्ट, जीआईकेआई का टेस्ट जैसे मैंने आपसे बताया कि जून के एंड से लेके जुलाई के स्टार्ट के अंदर होता है, और ये हर साल की 3-4 टेस्ट की डेट्स होती है। पूरे पाकिस्तान में टेस्ट सेंटर्स क्रिएट होते हैं और इनका टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। आगा खान यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, गवर्नमेंट में नहीं भाई, गवर्नमेंट के प्राइवेट उसके ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकता नॉर्मल बच्चा, भाई मुझे जैसा बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, शायद ओपनली कह रहा हूं। 30-32 लाख रुपए इसकी साल की फीस है, तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर टॉप की यूनिवर्सिटी है, इसके डॉक्टर्स की दुनिया भर में बेतहाशा वर्थ है। तो आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है 22 जून को। जो आपके पास राउंड नंबर 2 आ रहा है ये आ रहा है 13 अप्रैल को, और राउंड नंबर 3 आ रहा है 20 जुलाई को। अच्छा, प्यास का राउंड नंबर 1 ऑलरेडी कंडक्ट हो गया। प्यास के साल में होते हैं 3 टेस्ट, एक टेस्ट जो होता है सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, बाकी जो 2 टेस्ट होते हैं वो लाहौर में भी सेंटर बनता है, कराची में भी बनता है, कोयटा साइड पे भी बनता है और केपी के साइड पे भी बनता है। तो प्यास के होते हैं आपके पास कितने टेस्ट? 3 टेस्ट। एक टेस्ट ऑलरेडी प्यास यूनिवर्सिटी का हो चुका है, अब आपके पास खाली 2 टेस्ट बचे हुए हैं। तो प्यास की तैयारी लाजमी तौर पर करो, पाकिस्तान की टॉप की गवर्नमेंट सेक्टर पे यूनिवर्सिटी आ रही है, पहले बता रहा हूं, सही है। अच्छा, आईबीए का राउंड नंबर 2, आईबीए का राउंड नंबर 2 इस दफा तमाम की तमाम फील्ड्स का 22 जून को होगा। चाहे आप बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सोशल साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप पर्टिकुलरली अप्लाई कर रहे हो सीएस के लिए, चाहे इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आईबीए का राउंड नंबर 2 कंडक्ट होगा कब? 22 जून को, एक ही दिन कंडक्ट होगा। आपके पास इस दफा चांसेस कम है आईबीए के लिए, क्योंकि भाई आईबीए का अंदर पहले होता था कि भाई राउंड नंबर 1 के अंदर जिस तरह हुआ ना कि 3 दिन टेस्ट हुआ, बीबीए का टेस्ट अलग हुआ, सोशल साइंसेस का टेस्ट अभी अप्रैल के अंदर है, और का टेस्ट आपका मार्च के अंदर हुआ। मगर राउंड नंबर 2 में तमाम डिपार्टमेंट्स का, तमाम फैसिलिटीज का जो आपके पास टेस्ट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है, तमाम फैकल्टीज का टेस्ट आपके पास एक ही दिन आ रहा है। तो आईबी की तैयारी तो बहुत अच्छे से करनी है आईबी का, और न्यू बैच के अंदर आईबी भी आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट, पाकिस्तान की प्रीमियम सीएस के लिए यूनिवर्सिटी, अक्सर बच्चा इसका क्रेज रखता है भाई, अक्सर बच्चा रील्स देख के इसका क्रेज रखता है, फास्ट यूनिवर्सिटी जाना है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट लास्ट ईयर हुआ था 5 जुलाई से लेके ऑनवर्ड्स 18 जुलाई के दरमियान तक। मल्टीपल टेस्ट की डेट्स होती हैं, आप जब अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करते हो उस पर आपकी टेस्ट की डेट लिखी भी आती है, मगर होता ये जुलाई के स्टार्ट के अंदर ही है। तो भाई जो बच्चे ए लेवल्स वाले हैं, आप लोग फारिग होगे मई जून सीरीज से, टाइम क्या होगा? आप लोग फारिग होगे इंटर का बच्चा, एफएससी का बच्चा मई के एंड के अंदर, टाइम क्या होगा? तैयारी आज से करनी है। अच्छा भाई, नस की बात करते हैं। नस का नेट नंबर 3, नस का नेट नंबर 3 आपके पास हो रहा है मार्च के अंदर, इसकी आपके पास क्लोजिंग हो जाएगी, मार्च के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगी, और अप्रैल के अंदर आपका नस का नेट नंबर 3 होगा। नस के साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, नस के साल में होते हैं 4 दफा टेस्ट। जो नेट नंबर 1 होता है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। नस का नेट नंबर 2 जो होता है ये पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में होता है, इस्लामाबाद में भी होता है, आपके पास कराची के अंदर भी होता है, और आपके पास कोयटा की साइड पे भी होता है। वाइल नस का नेट नंबर 3 ये आपके पास अगेन सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर कंडक्ट होता है, और नस का नेट नंबर 4 ये इस्लामाबाद में भी होता है, कराची के अंदर भी होता है, और केपीके वाली साइड के ऊपर या कश्मीर वाली साइड से गिलगित बल्तिस्तान के एपीएस के अंदर भी कंडक्ट होता है। तो याद रखिएगा, नस पाकिस्तान की टॉप की प्राइवेट सेक्टर पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। नस के पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 7 या 8 कैंपसेस आपके पास आ रहे हैं। कोयटा कैंपस अलग है, कराची कैंपस अलग है, आपके पास रिसालपुर कैंपस अलग आ रहा है, इस्लामाबाद कैंपस अलग है, H12 कैंपस जो कि सबसे इनका मेजर कैंपस है। इसके अलावा आपके पास मिलिट्री कैंपस अलग आ रहा है, आपके पास सिंगल्स कैंपस जो है मिलिट्री सिंगल कैंपस वो अलग आ रहा है। तो भाई कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप नस को टारगेट करो, कंपटीशन लेवल इंतहाई ज्यादा होता है, तो हम बच्चों से कहते हैं सारे नस के टेस्टों को दो। अब देखो आपके पास अब मजबूरी क्या है कि सिर्फ नस के 2 टेस्ट बच रहे हैं। तो भाई जो बच्चे इस्लामाबाद जाना अफोर्ड कर सकते हैं, मैं लाजमी तौर पे मशवरा दूंगा इस्लामाबाद जाके नस का नेट 3 दो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। देखो हर इंसान को अपने इख्तियारात, अपने माली मामलात खुद पता होते हैं, ये मुझे नहीं आपने बताने, ये आपको खुद पता है कि भाई आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है। ट्रैवलिंग कॉस्ट, भाई ट्रैवलिंग की कॉस्ट है ना, जहाज से जाते हो, गाड़ी से जाते हो, डायबो से जाते हो या रेलवे गाड़ी से जाते हो, वहां जाके मेरे एक दिन स्टे भी करते हो किसी गेस्ट हाउस के अंदर, 7-8 हज़ार का खर्चा वो भी एक आ रहा है, फिर नस का टेस्ट भी दे रहे हो 4,500-5,000 रुपए का, उसके बाद वापसी की कॉस्ट भी आ रही है। तो अगर तो इस्लामाबाद जाना अफोर्ड कर सकते हो, करीब रहते हो, तो लाजमी तौर पर नेट 3 दो, अदरवाइज नेट 4 के लिए अभी से जान मारना स्टार्ट करो। कुछ बच्चे कहते हैं सर वो नेट 4 की तैयारी हम मई में स्टार्ट करेंगे ना,
बेटा मजाक नहीं है, मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं। अगर कोई बंदा आपसे ये कह रहा है ना कि वो 1 महीने में आपकी कंप्लीट एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करवा सकता है, भाई वो जादूगर है, वो जादूगर, उसके हाथ चूम लो बेटा, मसले की बात नहीं है, भाई झूठ बोल रहा है आपसे। भाई 1 महीने में तैयारी कवर करवाने का मतलब होता है सिर्फ क्रैश के टॉपिक्स पढ़ाना, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऊपर से पढ़ा दिए, खत्म हो गया, अल्लाह सल्ला खैर सल्ला, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करना चाहते हो, उसका कंप्लीट सिलेबस होता है, उसकी कंप्लीट तैयारी करनी है। मजाक थोड़ी है कि यार आपने जस्ट दो चीजें कवर कर ली और खत्म हो गया, आपने प्रॉपर्ली उसकी तैयारी करनी होती है। तो मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा, खुदारा कंप्लीट तैयारी करो, इट्स नॉट अ जोक, कंप्लीट तैयारी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर यूईटी लाहौर का राउंड नंबर 1 आपके पास मार्च में आ रहा है, राउंड नंबर 2 जो आपके पास यूईटी लाहौर का आ रहा है, ये आपके पास मई के एंड जून में आ रहा होगा। सीबीएम का, आईओबीएम का, पाकिस्तान की अगेन बिजनेस साइड के ऊपर एक अच्छी यूनिवर्सिटी, इसका जो आपके पास राउंड नंबर 2 आ रहा है, ये आ रहा है 29 जून को। अगेन अगर आप मेरे बैचेस के अंदर आते हो तो भाई एक सबसे बड़ा फायदा, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाते हैं हम लोग। ना सिर्फ आपकी इंजीनियरिंग की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर होंगी, बल्कि बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी कवर होंगी। अक्सर बच्चों की बात नहीं पता होती, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आप किसी भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे, वो आपसे इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने के ईकेट के नस के बैच की फीस अलग 60,000 रुपए चार्ज करेंगे। और अगर आप बोलोगे ना यार मुझे बिजनेस की तैयारी भी करनी है, मुझे नस बिजनेस स्कूल की भी तैयारी करनी है, मुझे आईबीए की, लम्स की या फिर फास्ट बिजनेस स्कूल की तैयारी करनी है, 60,000 रुपए चार्ज करेंगे अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करने के लिए जाओगे। ऑन दी अदर हैंड व्हाट आई एम ऑफरिंग माय स्टूडेंट्स, मैं अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इंजीनियरिंग की तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाने की, बल्कि उसी बैच के अंदर आपकी बिजनेस की भी तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर होंगी। पाकिस्तान की डेडिकेटेड फैकल्टी पढ़ाती है, पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी मेरे बैचेस में पढ़ाती है। एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स अलग पढ़ाए जाते हैं, एडवांस मैथ्स की क्लासेस अलग होती है, और बिजनेस मैथ्स की क्लासेस आपकी कंप्लीटली अलग होती है। कंप्लीट बिजनेस मैथ्स का कोर्स अलग कवर करवाया जाएगा, एडवांस मैथ्स का कोर्स आपका अलग कवर करवाया जाएगा, क्वांटिटेटिव मैथ्स का कोर्स अलग कवर करवाया जाएगा। आपकी जो इंजीनियरिंग की इंग्लिश होती है उसकी क्लासेस अलग होती है, और जो बिजनेस की इंग्लिश होती है उसकी क्लासेस अलग होती है। मेरे पास डेडिकेटेड फैकल्टी होती है हर चीज के लिए। तो ये स्पेशल ऑफर मैं अपने तमाम बच्चों को देता हूं। और सिमिलरली अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो तो पाकिस्तान की जितनी प्री मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर पाकिस्तान की जितनी वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे प्री मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकता है, उनके टेस्ट में बायोलॉजी आती है, जैसे कि एनएडी है, मेरान है, तो हम आपको उन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी कवर करवाते हैं। यानी कि कोई इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का आपको ऑफर नहीं कर रहा, आपको जो भी इंस्टीट्यूट ऑफर करेगा ना, मैं तो इनफैक्ट सुनता हूं ये जो कोचिंग वाले माफियाज होते हैं क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई नस की या फास्ट की तैयारी करनी है 60,000 रुपए फीस है, एनएडी की या फिर आपको दाऊद की तैयारी करनी है 45,000 रुपए कर देंगे फीस आपके लिए सिर्फ। भाई ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहे हैं। भाई मैं आपको ऑफर करता हूं पाकिस्तान की तमाम टॉप की इंजीनियरिंग की भी और बिजनेस की यूनिवर्सिटीज की तैयारी इन पैसों के अंदर। आप चाहे आईयूबीएम का टेस्ट दो, चाहे सीबीएम का टेस्ट दो, चाहे केएसबीएल का टेस्ट दो, चाहे हबीब का टेस्ट दो, आपकी सबकी तैयारी कवर अप होगी इस बैच के अंदर, सबसे बड़ा फायदा। अच्छा भाई एमडी कैट का टेस्ट, अच्छा एमडी कैट के बारे में अभी तक जो 6 मगोइयां चल रही हैं, 6 मगोइयों का मतलब कि अभी तक जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि इस दफा एमडी कैट का टेस्ट जून के अंदर होगा। तो अगेन जो प्री मेडिकल का बच्चा होता था वो तो खुश होता था कि भाई मेरा टेस्ट तो अगस्त सितंबर में जाकर होगा, मगर इस दफा एमडी कैट की जो टेस्ट की डेट्स आ रही है वो जून की आ रही है। देखो मेरा काम आपको डराना नहीं है, मेरा काम आपको हकीकत बताना है। अब आपकी चॉइस है कि यार आप बैठ के सोचो नहीं सर हम तो जुलाई में तैयारी कर लेंगे, हम तो 22 अगस्त में कर लेंगे। मजाक थोड़ी एमडी कैट का टेस्ट यार, इतना हजारों बच्चा देता है। कभी जाके जरा एमडी कैट की वीडियोस तो देखो, जो टेस्ट सेंटर बनते हैं उसके बाहर कितने माँ बाप बेचारे परेशान खड़े हुए होते हैं। तो भैया एमडी कैट के अंदर बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है। तैयारी आज से आगाज करो अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हो। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द कराची यूनिवर्सिटी, तो भाई कराची यूनिवर्सिटी का निराला हिसाब है। कराची यूनिवर्सिटी का जो लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था ये हुआ था नवंबर के अंदर। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट सबसे एंड में होता है और यहां पे आपकी इंटर की परसेंटेज काउंट होती है सेकंड ईयर की, क्योंकि बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट अगस्त के अंदर वाइंड अप हो जाएंगे। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट अगस्त के अंदर वाइंड अप हो जाएंगे। सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका टेस्ट आपके पास दिसंबर के अंदर जाके, नवंबर एंड के अंदर जाके होता है, और यहां पे आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज यानी कि मिला के काउंट होती है, जो कि इंटर की आपकी एफएससी की मार्कशीट होती है ना, एचएसएससी की, वो काउंट होती है। अच्छा एक चीज और, अक्सर बच्चों को ये बात मालूम नहीं होती कि भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अब देखो एनईडी की मेरिट लिस्ट अलग तरीके से बनती है। एनईडी के अंदर मैट्रिक का रिजल्ट काउंट नहीं होता, एनईडी के अंदर सिर्फ आपका एफएससी का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा और 60% टेस्ट का वेटेज है। तो वो तमाम बच्चे, मैं यहां पे एक चीज बड़ी क्लैरिफाई कर देता हूं, अगर आपकी इंटर के अंदर 50+ परसेंटेज है ना, आप तमाम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई करो। अगर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज 50+ है, आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, सिवाय
आईबीए की, आईबीए की रिक्वायरमेंट होती है 65 फॉर द बीबीए एंड 60 फॉर द सीएस। मगर उसके अलावा बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आपकी 50% है इंटर के अंदर, आप लाजमी तौर पे अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद आप टेस्ट जितना अच्छा दोगे, टेस्ट की वेटेज आपकी काउंट होगी। तो मैंने जो बात आपसे स्टार्टिंग में करी थी ना कि एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से करना स्टार्ट करनी, क्योंकि अभी से अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करोगे तो वो आपको फ्रूटफुल होगी। अगर आप सिर्फ सेकंड ईयर में लगे रहोगे तो भाई सेकंड ईयर की तो परसेंटेज काउंट नहीं हो रही कहीं पे, सेकंड ईयर की परसेंटेज किसी यूनिवर्सिटी में काउंट नहीं हो रही सिवाय कराची यूनिवर्सिटी के, और कराची यूनिवर्सिटी के अलग ही फंडे चल रहे होते हैं। तो भाई कराची यूनिवर्सिटी तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका। अभी आपका टारगेट पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो भाई जितना अच्छा टेस्ट दोगे उतने अच्छे आपको डिपार्टमेंट्स मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अंदर ना सिर्फ टेस्ट देना है बल्कि टेस्ट को अच्छे नंबर से क्लियर करना है। भाई वो जमाने चले गए, वो जमाने चले गए जब गालिब मियां जो होते थे चाय बेचा करते थे। बड़ा मशहूर मुहावरा जो एक है, मुहावरा कुछ और था, मैंने अपने पास से कह दिया। तो खैर कहने का मकसद क्या है कि आप एनईडी में अप्लाई कर रहे हो, एनईडी की पॉलिसी कल आई है, परसों आई है, मैंने वीडियो डिजाइन करी थी ना बेटा एनईडी की पॉलिसी के ऊपर कि 60% टेस्ट का वेटेज है। यानी कि 60% टेस्ट के वेटेज का मतलब यह है कि आप जितना अच्छा आप टेस्ट में परफॉर्म करोगे उतनी अच्छी फील्ड मिलेगी। सेम गोज फॉर द नर्स कि नर्स के अंदर अगर आप जितना अच्छा टेस्ट दोगे उतना अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा आपको। सेम गोज फॉर द फास्ट के अंदर भी जितना अच्छा टेस्ट दोगे उतना अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। सेम गोज फॉर दी, आपके पास जीआईकेआई हो, कॉमसेट्स हो, आपके पास प्याज हो, आपके पास यूईटी हो, आपके पास मेरान हो, जितना अच्छा टेस्ट दोगे उतना अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। जितना अच्छा टेस्ट, सिर्फ टेस्ट क्लियर नहीं करना, यू आर नॉट अ बेयर मिनिमम। जिंदगी में कभी किसी के लिए बेयर मिनिमम नहीं बनना। भाई रियलिटी चेक भी देता हूं बच्चों को मैं, तो बेयर मिनिमम क्या होता है भाई, किसी के लिए भी मिनिमम एफर्ट्स नहीं करनी, सबके लिए आज की दुनिया में चाहिए मैक्सिमम एफर्ट। दुनिया में कोई भी ताल्लुक चलना है तो भाई मैक्सिमम एफर्ट्स होंगे तो ताल्लुक चलेगा तुम्हारा, सही है ना। बेसिक चीज है भाई जिंदगी के अंदर, समझ लो इसको आज ही, नहीं तो बाद में बड़े मसले होंगे। तो भाई बेयर मिनिमम से कुछ नहीं होने वाला, तो आपको अपनी तरफ से बेस्ट काम करना है। अच्छा, सिमिलरली केएसबीएल की अगर मैं बात करूं तो केएसबीएल का टेस्ट आपके पास 6 जुलाई को आ रहा है। पाकिस्तान की अगेन प्रीमियम बिजनेस साइड यूनिवर्सिटी है। अगर आप केएसबीएल का टेस्ट क्लियर कर लो तो आईबी आपको एक्सेप्ट कर लेता है ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर। उसके कुछ मसले मसाइल होते हैं, मगर फिलहाल के लिए चीज ध्यान में रखो, अगर केएसबीएल का टेस्ट अच्छे नंबरों से क्लियर कर लिया, केएसबीएल में एडमिशन मिल गया, तो केएसबीएल की बेसिस के ऊपर आप आईबी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। केएसबीएल पाकिस्तान की टॉप की प्रीमियम यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है। 2012-2008 के अंदर स्टार्ट हुई और बहुत जल्दी दुनिया बिजनेस के अंदर नाम क्रिएट कर लिया। केएसबीएल के बारे में आईबी कहता है कि भाई केएसबीएल का टेस्ट क्लियर कर लो, मेरे पास आकर एडमिशन ले लो। तो जो बच्चा बिजनेस साइड का होता है उसको मैं लाजमी रिकमेंड करता हूं, जहां बिजनेस स्कूल को टारगेट करो आप, जहां आप आईबी को टारगेट करो, लम्स को टारगेट करो, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को टारगेट करो, वहां केएसबीएल को भी टारगेट करो। सिमिलरली हबीब यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 हमारे पास आ रहा है 24 से 27 जून के दरमियान के ऊपर, और एक आपके पास अभी अप्रैल के अंदर भी सुनने में आ रहा है डेट्स वगैरह, वो आपको हबीब की वेबसाइट कंफर्म कर देगा। डीएचएस सोफा अगेन कराची की एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, तो भाई कराची की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। इसके टेस्ट की डेट आपके पास आ रही है 25 जून को, और इसका टेस्ट सेम एनईडी जैसा होता है, यहां पे खाली बस जीके का पोर्शन एक्स्ट्रा आता है। नम्स का टेस्ट जो इस दफा हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है 31 अगस्त को। नम्स का टेस्ट जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है 31 अगस्त को। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है 7 जून से लेकर 6 जुलाई के दरमियान में। अगेन पाकिस्तान की बेस्ट प्रीमियम स्कूल्स के अंदर काउंट होता है। बिजनेस स्कूल्स के अंदर तो ऑब्वियसली लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वेरी गुड चांस। आईटीयू यानी कि आपके पास आईटीयू का जो टेस्ट आ रहा है ये आ रहा है 7 जून से लेकर 6 जुलाई के दरमियान में। आईएसटी का टेस्ट आपके पास आ रहा है, आईएसटी के टेस्ट की, अच्छा आईएसटी अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं करता, बाय द वे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी अगेन पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी है, आईएसटी अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं करता। अगर आपने एनईडी के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, अगर आपने ईकेट के अंदर, ईकेट का जो टेस्ट होता है ना, जो कि यूईटी लाहौर का टेस्ट होता है, यूईटी का ईकेट, पंजाब की 26 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ईकेट की बेसिस पे एडमिशन देती हैं, मगर ऑब्वियसली जो सिंध का बच्चा, जो केपी का बच्चा वहां पे एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि कोटा होता है। भाई गवर्नमेंट सेक्टर में कोटा होता है। अब ये पाकिस्तान की अब अजीब ही बात है, इस पे क्या बोलूं मैं, कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं मगर डर लगता है भैया, परिंदों से परिंदे आ जाते हैं फिर। तो भाई बताने का मकसद ये है कि भाई कुछ जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी होती है कोटा होता है। कोटे का मतलब ये होता है कि भाई एनईडी के अंदर सिंध का बच्चा खाली एडमिशन ले सकता है, और सिंध के अंदर भी जो ज्यादा सीट्स हैं वो कराची डोमिसाइल होल्डर की, कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ कराची की है, नॉट डोमिसाइल होल्डर ऑफ कराची। आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए, और जो सीट मिलती है एनईडी के अंदर वो मिलती है बोर्ड के हिसाब से। जो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची है उसकी सीट ज्यादा होंगी, फिर आपके पास ए लेवल्स के बच्चों की सीट्स हैं, जो आपके पास ए लेवल्स के बच्चे हैं, देन फेडरल बोर्ड के बच्चे, फिर हैदराबाद के जो बोर्ड के बच्चे उनकी सीट खाली 20-25 होंगी। सिमिलरली मीरपुर खास बोर्ड की सीट 15-10 होंगी, सिमिलरली सक्कर बोर्ड की सीट 30-35 होंगी। सेम गोज फॉर द मेहरान। अब कोई बच्चा इंटीरियर सिंध का बोले सर ये तो ज्यादती है, एनईडी में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो भाई ये ज्यादती सिर्फ इनके साथ नहीं है, आपके साथ भी हो रही है, इनके साथ भी हो रही है। कैसे? मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर कराची का डोमिसाइल का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। मेहरान के अंदर सिर्फ 2 सीटें होंगी पूरे कराची की, 4.5 करोड़ की आबादी का शहर है। अब मेहरान है इंटीरियर सिंध के अंदर, तो जाम शोरों वाली साइड के ऊपर, तो वहां पे कराची का बच्चा एडमिशन ले सकता ना बेटा, मसला ये है। तो अब देखो ये मेरी तरफ से पॉलिसी बनी हुई, अब जो पॉलिसीज है मेरा काम आपको बताना है। देखो मुझे कुछ मत कहो, मेरा काम तो यार आपको हकीकत से आगाह करना है कि देखो दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया में कोई आपका सगा नहीं है, दुनिया में कोई आपका सगा नहीं है। तो मेहनत करके
करके नहीं जाना है, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तो अभी सिर्फ ये लग रहा होता है कि यार अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको ये भी नहीं पता कि कितना तासुब है इस मुल्क के अंदर। तासुब है के अंदर क्या है, कोटा सिस्टम है। अब सिमिलरली यूवीटी के अंदर सिंध का बच्चा एडमिशन ले सकता है, बहुत कम सीट्स हैं, होंगी 4 5 10 मुश्किल से सीट्स होंगी, तो वहां पे नॉर्मली सिंध के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो पंजाब की जितनी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज है वहां पे सिंध का बच्चा एडमिशन ले सकता, वहां पे पंजाब का डोमिसाइल लेगा। सेम गोज फॉर द एमडी कैट, कि एमडी कैट के अंदर अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल है, कराची का डोमिसाइल है, आपके एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर आपका डोमिसाइल कहीं और का है तो आपका एडमिशन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेम गोज फॉर द केपीके। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं होता, इसलिए मेजॉरिटी बच्चे फिर प्राइवेट सेक्टर में जाता है। अब नस के अंदर हो गया, फास्ट हो गई, नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, जीआईके हो गई, आईबी हो गई, लम्स हो गई, आपके पास जितनी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं यहां पे फंड ही नहीं होता। यहां पे क्या होता है, मेरी फास्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन के साथ एक पॉडकास्ट थी, उसको देखिएगा। वो साफ तौर पे कहते हैं भाई आप सिंपल तरीके से टेस्ट क्लियर करो हमारा, आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, अगर 10,000 बच्चा टेस्ट क्लियर करेगा हम 10,000 को एडमिशन देने के लिए बाउंड है। तो यहां पे फिर कोटा सिस्टम नहीं होता प्राइवेट के अंदर। प्राइवेट के अंदर ये फास्ट हो गई, नस्ट हो गई, यहां पे कोटा सिस्टम नहीं है, यहां पे ये कोटा नहीं है, सही है ना। नस में चलो कोटा एक तरीके से है कि सिविलियंस का अलग है और आर्मी ब्रेड्स का अलग है, वो अलग कहानी है, मगर ओवरऑल नहीं होता। आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे, आप कराची से बिलोंग करते हो, कश्मीर से बिलोंग करते हो, मीरपुर खास से बिलोंग करते हो, आप बहाउद्दीन से बिलोंग करते हो, आप जड़ावाला से बिलोंग करते हो, आप शाहदा से बिलोंग करते हो, आप कहीं से बिलोंग करते हो, अगर आपने नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करा आपको एडमिशन मिलेगा। आपने फास्ट के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करा, इररिस्पेक्टिव कि आपका बोर्ड क्या था, इररिस्पेक्टिव कि आपका पर्टिकुलरली डोमिसाइल कहां का है, आपको एडमिशन मिलेगा फास्ट के अंदर। तो ये चीज एक अच्छी होती है प्राइवेट साइड की। गवर्नमेंट साइड के ऊपर यूनिवर्सिटीज नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, अब क्या करे बंदा। तो ये चीज एक मसला होता है गवर्नमेंट साइड के ऊपर। अच्छा खैर, मैं आईएसटी का बता रहा था, तो आईएसटी का अपना टेस्ट नहीं होता, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का अपना टेस्ट नहीं होता। इसकी वेबसाइट पे आप जाओगे, इनके फॉर्म्स अभी लाइव हो गए। आईएसटी का अपना टेस्ट नहीं होता। अगर आपने एनईडी का टेस्ट अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, मेरे काफी सारे शागिर्द आईएसटी में बैठे हुए भाई, मुझे याद पड़ता है 2020 का मेरे बच्चा था अयान सही है ना, अयान इमरान उसका नाम था, वो भी मैकेनिकल के अंदर कंप्लीट हो गया होगा उस बेचारे का। तो भाई वो एनईडी का टेस्ट दिया था, एनईडी में स्कोर आया था, बट वो फैमिली पूरी इस्लामाबाद मूव कर गई थी। तो भाई आईएसटी के अंदर उसका एडमिशन हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई। तो वो एयर यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही है कि अगर आपका डिफरेंट टॉप की यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर हुआ है, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। सर सैयद भी ये काम करता है, सर सैयद के अंदर भी एनटीएस भी एक्सेप्ट होता है, ईकेट भी एक्सेप्ट होता है, ईकेट यानी कि यूईटी वाला, और सिमिलरली एनईडी का टेस्ट भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर आप आईएसटी में अप्लाई कर रहे हो, ईकेट में अच्छे नंबर है, आपके एनटीएस में अच्छे नंबर है, या आपके एनईडी के टेस्ट में अच्छे नंबर है, आपको आईएसटी एडमिशन दे देगा। एयर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट भी होता है और एयर यूनिवर्सिटी भी काउंट करता है। अच्छा, कॉमसेट्स के अंदर भी, कॉमसेट्स की पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है। कॉमसेट्स का लाहौर कैंपस अलग है, इस्लामाबाद कैंपस अलग है। कॉमसेट्स का अपना टेस्ट भी होता है, मगर कॉमसेट नॉर्मली एनटीएस को बहुत प्रेफर करती है। तो एनटीएस की बेसिस पर अगर आपको जाना है तो कॉमसेट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं अक्सर बच्चों को यह रिकमेंड करता हूं कि भाई अगर आप पंजाब साइड से बिलोंग करते हो तो एनटीएस का एग्जाम लाजमी दो, क्योंकि देखो कराची के अंदर, सिंध के अंदर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी एनटीएस एक्सेप्ट नहीं करती, मगर पंजाब की काफी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। कॉमसेट्स है, कॉमसेट एक बड़ा नाम है, तो वो आपकी एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती है, वो और भी टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। इनफैक्ट एनटीएस कॉमसेट की पहली पोजीशन मेरे शागिर्द की थी लास्ट ईयर की। मेरे यूट्यूब के ऊपर जाओगे ना, कम्युनिटी को स्क्रॉल डाउन करना, एनटीएस कॉमसेट की पहली पोजीशन मेरे बच्चे की थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जेबिस का राउंड नंबर 2, जेबिस सही जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। अच्छा है भाई, अच्छा है, हमारे सदर साहब का है। हमारे सदर साहब की जो हमशीरा है वो आजकल इसकी वो है, क्या कहते हैं, डीन है, तो भाई वाइस चांसलर है। तो जेबिस्ट कराची के अंदर भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी है, देन आपके पास एक और कैंपस इंटीरियर सिंध का भी है। तो जेबिस्ट के अंदर प्राइवेट साइड बिल्कुल अच्छी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट साइड पर कहीं और एडमिशन नहीं हो रहा तो बिल्कुल आपके पास जेबिस्ट एक अच्छी यूनिवर्सिटी में शुमार की जाती है। और जेबिस्ट के मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम्स व्हाट आई वुड से, जेबिस के अंदर आपको नॉन स्टेम फील्ड्स भी मिलेंगी, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी के अलावा वाली फील्ड्स भी मिलेंगी। तो जेबिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दी साइकोलॉजी, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अदर इंजीनियरिंग फील्ड, तो उसके लिए भी अच्छी है जेबिस। तो जेबिस का कराची के अंदर भी कैंपस है, आपके पास इस्लामाबाद में भी है, आपके पास पर्टिकुलरली अल्लाह भला करे इंटीरियर सिंध के ऊपर भी, हैदराबाद वाली साइड के ऊपर। अच्छा, यूआईटी अगेन कराची की यूनिवर्सिटी है, कराची की एक यूनिवर्सिटी है, कराची के बच्चों को एडमिशन देती है। ये यूनिवर्सिटी एनईडी ने स्टार्ट करी थी, यूआईटी। अच्छा, दाऊद भी एनईडी ने स्टार्ट करी थी, अक्सर बच्चों को पता नहीं है। एनईडी चूंकि पाकिस्तान की 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और आपके पास, सिंस आई एम आल्सो एलुमनाई ऑफ एनईडी, सो एनईडी क्या बात है कि एनईडी 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। 123 के अंदर 1923 में स्टार्ट हुई थी बाय नादिर शाह अल-शाह, और उसके बाद से लेकर आज तक इसके एलुमनाई दुनिया भर में बैठे हुए हैं। रैपिड ग्रोथ हुई इसकी, और आज भी एनईडी बेतहाशा अपने एलुमनाई नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसका पूरे पाकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटीज एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, एक आईबीए का, क्योंकि आईबीए 1950s के अंदर स्टार्ट हुई थी, और एक एनईडी का जो 1923 में स्टार्ट हुई थी। दुनिया की हर फर्म में आपको एनईडी का इंजीनियर मिलता है। तो यूआईटी जो थी बेटा, ये एनईडी ने स्टार्ट करी थी, अब ये एक अलग यूनिवर्सिटी है। बट अगर आपका एनईडी में एडमिशन नहीं होता या आपका डोमिसाइल की प्रॉब्लम है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गो फॉर यूआईटी। यूआईटी का जो एलुमनाई है आज भी मार्केट में एनईडी के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि भैया एनईडी ने यूनिवर्सिटी को आगाज किया था, एनईडी ने यूनिवर्सिटी को बनाया था। दाऊद यूनिवर्सिटी भी, पहले दाऊद कॉलेज होता था एक जमाने में, ये भी एनईडी ने बनाया था। अगर आपके किसी वालिदैन ने दाऊद से कभी
पढ़ा है ना उनसे पूछेगा, दाऊद वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी, दाऊद वाज वंस अ इंजीनियरिंग कॉलेज फाउंडेड बाय द एनईडी यूनिवर्सिटी। तो एनईडी ने दाऊद को स्टार्ट किया, तो यूआईटी की कहानी है। तो दाऊद अब एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है भाई, और दाऊद के हालात बड़े अच्छे हैं। पहले जमाने के अंदर जब कराची के अंदर बड़े मस्त मसाइल थे, दाऊद के हालात बड़े खराब होते थे, मगर अब जब से दाऊद के अंदर डॉक्टर समरीन आई है, देखो जो अच्छा काम है, मुझे मैं सपोर्ट करता हूँ उस चीज को। डॉक्टर समरीन, ये डॉक्टर आसिम की सरदारी साहब के बड़े गहरे दोस्त हैं, इनकी वाइफ है आई गेस सो। तो डॉक्टर समरीन ने बड़ा अच्छा वहां पे नज़्म ज़ब्त लेकर आई है, और तमाम पार्टीज वगैरह नहीं होती। गवर्नमेंट सेक्टर का एक मसला ही होता है पार्टी सिस्टम का होना, क्योंकि भाई पार्टी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग था, अब पूरे मुल्क में ही था भाई, क्या छुपाना आप लोगों से। तो यहाँ पे अब ये वाली कहानी नहीं है, अब इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, अब इसके अंदर चीजें अच्छी है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली दाऊद ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेपेंजिया के साथ अपना कॉन्टेक्ट किया था। सेपेंजिया यूनिवर्सिटी दुनिया के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग साइड की, दुनिया की टॉप 100 के अंदर आती है, और इटली की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है सेपेंजिया। कभी बेटा जिंदगी में बाहर निकलोगे ना तो दुआएं दोगे, जो मैं बातें मैं आपको बता रहा होता हूं। सिंस देखो छोटी छोटी बातें कोई और नहीं बताएगा, ये मेजर बातें कोई और नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो सारे बीएससी एमएससी मैथ्स करके बैठे हुए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता का एप्टीट्यूड का। तो कभी भी एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो ना, किसी ऐसे बंदे से करो जिसका अपना प्रोफेशनल लाइफ का तजुर्बा है, जिसके अपने पास जो टीचर्स बैठे हुए उन्होंने जिंदगी में किसी सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर चलाए हुए, रन करे हुए, बनाए हुए हैं, या उन्होंने दुनिया की किसी फर्म में काम किया हुआ है। तो भाई दाऊद यूनिवर्सिटी का अभी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ सेपेंजिया के साथ, और इनका हुआ है ट्रांसफर पॉलिसी, यानी कि आपने 3 सेमेस्टर पढ़े दाऊद के अंदर, और अगर आपकी सीजीपी अच्छी है, टॉप के अंदर आती है, तो दाऊद यूनिवर्सिटी आपको अपने खर्चे के ऊपर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर भेजेगा। सेपेंजिया यूनिवर्सिटी ऑफ सेपेंजिया से अपने आप 2 सेमेस्टर पढ़कर आओ, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचो आपका एक्सपोजर क्या होगा यार, लिटरली इट विल बी डेफिनेटली 100 टाइम्स और सेम गोज फॉर दी फास्ट नस्ट। इनके अंदर भी इस तरह के एलुमनाई नेटवर्क्स के अंदर ये कम्युनिकेशन होती है, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके ये एमओयू साइंस कर रहे होते हैं। मैंने रिसेंटली एनईडी का भी देखा था, मैंने नस्ट का भी देखा था, मैंने फास्ट का भी देखा था। तो ये जो चीजें होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसके अलावा भी खैर जब इंजीनियरिंग लाइफ में आओगे तो कभी मुझसे बात करना, मैं बताऊंगा आपके पास फिर सब्जेक्ट, आपके जो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टर टू सिस्टर सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है यूएसए का। मैंने मेरा खुद अपना चूंकि मास्टर्स अमेरिका से है, टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से, अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। तो आपके पास अमेरिका के अंदर एक प्रोग्राम होता है, उसको हम कहते हैं, क्या नाम था यार उसका, यूएस सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, मेरे ध्यान से नाम निकल रहा है। तो भाई उसकी एप्लीकेशन आती है, पूरे पाकिस्तान का बच्चा अप्लाई करता है। तो आप जब इंजीनियरिंग साइड पे पहुंच जाते हो तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर का बच्चा अप्लाई करता है, जाके अपने 2 सेमेस्टर 1 साल जाके 100% स्कॉलरशिप में पढ़कर आता है बाहर से। इसके अलावा सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, मेरी बात ही कहानी है भाई। कहने का मकसद ये है, जब तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, तो भाई तुम्हें सारी बातें पता चलेंगी। तो अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना इससे जरूरी है। अच्छा, बहरिया यूनिवर्सिटी का भी सेम कहानी है। बहरिया यूनिवर्सिटी का जब सेकंड राउंड आपके पास आ रहा है, एक राउंड इसका ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड राउंड जो आपके पास आ रहा है 3 अगस्त से आ रहा है, और इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अच्छा, अब देखो 2 चीजों को अपने जहन में रखो बेटा, आप जितनी भी तैयारी करोगे, ये पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज का मैंने आपसे हाल हवाल बता दिया। अब देखो आपने तैयारी करनी अभी से स्टार्ट करनी है। मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं कि भाई देयर इज नो सेकंड चांस। भाई जिंदगी के अंदर कभी भी आप फिल्मों में देखते हो सिक्का उछालते हो ना, सिक्का उछाला, हेड आया कि टेल आया, वो बीच में आके खड़ा हो गया। जिंदगी में बीच में कुछ नहीं होता। जिंदगी में या तो आपकी नैया इधर पार लगी या नैया इधर डूब जाएगी। तो तैयारी अपनी आज से करो। देखो मैं जानता हूं रमजानुल मुबारक का आज 15वां रोजा है, और ये बड़ा सख्त दिन होते हैं हमारे लिए। हमें मालूम है 14वां रोजा 15वां रोजा चल रहा है, हमारे लिए बड़े दिन क्या होते हैं, सख्त होते हैं। हमें मालूम है कि भाई तैयारी नहीं करने का दिल, मेरा भी लेक्चर मारने का दिल नहीं चाहता। ये एक इंसान की साइको है, ह्यूमन नेचर है यार। कभी कभार आप बिल्कुल डिप्रेस होते हो, कभी कभार बिल्कुल परेशान होते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता कहां से स्टार्ट करना है, मगर एटलीस्ट स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो। वो एक बड़ी मशहूर फिल्म का डायलॉग है ना, मुझे बड़ी पसंद थी वो, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। वो 12 फेल है, उसको लास्ट में देखिएगा। मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं कुछ बच्चों को मूवीज। 12 फेल की के अंदर क्या है, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब क्या है कि भाई देखो कभी भी जिंदगी के अंदर किसी मुकाम पे खराब हो जाओ, किसी मुकाम पे गिर जाओ, तो एटलीस्ट रीस्टार्ट करने की हिम्मत रखो अपने पास। देखो आज आपके पास रमजान का 15वां रोजा है, और आज का जो दिन आ रहा है हमारे पास, अभी दिन के 1 बज रहे हैं, और ये आ रहा है आपके पास 15 हमारे पास मार्च चल रहा है। देखो 15 मार्च आज की डेट है, इसको कहीं पे लिख लो। आपके पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज आ रही है, मैंने आपको सबकी टेस्ट डेट्स बताई। ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज की जो टेस्ट की डेट्स आ रही हैं, ये हमारे पास आ रही हैं मई के अंदर, जून के अंदर, मई के अंदर, जून के अंदर। तो भाई एप्टीट्यूड कभी भी आप 1 महीने में कवर नहीं कर सकते। अगर आप में से किसी बच्चे को ये शुबा है कि यार मैं इंटर के पेपर्स के बाद तैयारी कर लूंगा, या गलत सोच रहे हो। भाई एप्टीट्यूड का एक प्रॉपर सिलेबस होता है, 1 महीने में कभी भी कोर्स कवर नहीं हो सकता। अगर आप फास्ट की तैयारी भी कर रहे हो, फास्ट का टेस्ट सबसे एंड में आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेता हूं फास्ट का टेस्ट मेरे पास आ रहा है, अल्लाह भला करे जुलाई की 15 को, लेट सपोज जुलाई 15 कर दो, ऑल्दो 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, मगर मैं फिर भी सपोज कर लेता हूं कि लेट सपोज अगर मई के अंदर मेरे पेपर्स एंड होते हैं, तो मई से लेके मैं जून तक कितनी तैयारी कर लूंगा। ये टाइम ही नहीं बचा। मई, अप्रैल, मई के बाद क्या आता है, जून आता है। भाई मई के अंदर आपके पेपर्स एंड भी होंगे, फिर प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो आपके पास टाइम नहीं है। आप 1 महीने में कंप्लीट तैयारी नहीं कर सकते। मैंने आपको ये बात बहुत दफा बताई इस वीडियो के अंदर। यू डोंट हैव टू बी अ बेयर मिनिमम इन द लाइफ, यू हैव टू बी अ मैक्सिमम गाय। आपको जिंदगी के अंदर मैक्सिमम के लिए एफर्ट्स करनी होती हैं। यू कैन नॉट बी अ बेयर मिनिमम। आप कभी भी
निचले से निचला काम नहीं कर सकते, सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर कर लिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। भाई कंपटीशन हर साल टफ से टफ हो रहा है। इस दफा आईबीए के अंदर क्या हुआ, आईबीए का पेपर इतना टफ आ गया कि जिस बच्चे ने सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करे थे वो कुछ नहीं कर सकता यार, जिसने कंप्लीट कोर्स कंटेंट नहीं कवर करा वो कुछ भी नहीं कर सकता। भाई ये बात आपको समझनी पड़ेगी, हर यूनिवर्सिटी के अंदर कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अब जब 1000 बच्चा अप्लाई कर रहा है और किसी यूनिवर्सिटी की मैक्सिमम कैपेसिटी 200 की है, तो बाकी का 800 बच्चा कहां जाएगा, तो उसका क्या हल होगा। अब देखो 1000 बच्चे ने अप्लाई करा यूनिवर्सिटी के अंदर, सिर्फ 200 सीट्स हैं, लेट्स सपोज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 बच्चे ने टेस्ट भी क्लियर कर लिया अच्छे नंबरों से, अब सीट्स खाली 200 में, तो क्या होगा भाई, मेरिट लिस्ट इंक्रीज कर जाएगी ना, मेरिट इंक्रीज कर जाएगा, तो भाई जो टॉप के 200 होंगे सिर्फ उसको एडमिशन मिलेगा। या फिर इसका दूसरा हल अब यूनिवर्सिटी ने निकाला है कि टेस्टों को इतना मुश्किल कर दो, टेस्ट को इतना मुश्किल कर दो, इतना मुश्किल कर दो कि भाई जो अच्छा बच्चा है सिर्फ वही क्लियर कर सके, बाकी बच्चा क्या करेगा, बाकी बच्चा इकरा यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो भाई इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर इकरा कहना नहीं चाहिए, हमारे पास जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, सही है ना, जो दूसरी यूनिवर्सिटी बच्चा वहां पे जाएगा, अब बच्चा जब वहां पे जाएगा तो भाई आज हो सकता है वहां पे भी आपको आसानी से एडमिशन मिल रहा है, हो सकता है आज आपको बहरिया में आसानी से एडमिशन मिल रहा है, बट कल को जब यहां पे भी कंपटीशन इंक्रीज होगा ना, तो मेरी बात को लिख के रख लीजिएगा, आज से 6 साल के बाद 5 साल के बाद इकरा यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी मुश्किल होगा, बच्चा इकरा यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए भी बैठेगा, बच्चा बहरिया की तैयारी करने के लिए भी बैठेगा। आज तो यहां पे क्या होता है, आप सिंपल मुंह उठा के जाते हो इकरा के अंदर, एडमिशन मिल जाता है भैया, एक बेसिक सा टेस्ट होता है सिंपल एबीसी का और आपको एडमिशन मिल जाता है। मगर कल को जब यहां पे भी कंपटीशन इंक्रीज होगा तो ये यूनिवर्सिटीज के टेस्ट भी मुश्किल हो जाएंगे, फिर क्या कर लोगे भाई। तो भाई आज से तैयारी करना आगाज करो, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। देखो जिंदगी के अंदर आपके पास अभी से टाइम है, अपने एक शेड्यूल को सेट करो, अपने एक टाइम टेबल को सेट करो, कोशिश करो कि आप अपने एक प्रॉपर टाइम टेबल को बनाओ। आप जब अपने टाइम टेबल को क्रिएट करोगे, रिमेंबर दिस थिंग, उस टाइम टेबल को फॉलो अगर बंदा नहीं भी कर पाता किसी वजह से, तो एटलीस्ट गिल्ट आप महसूस करते हो। आप सहरी के बाद का जो टाइम है पढ़ने के लिए रखो। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, अगर रमजान ना भी हो, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं सुबह का जो औकात होते हैं ना, सुबह 5:30 बजे उठ रहे हो, तो भाई 5:30 बजे के ऊपर या सुबह के ऊपर जो आप कोई चीज याद करते हो ना, वो चीज हमेशा जिंदगी में आपको याद रहती है। अच्छा देखो ये बातें वो नहीं है जो मैं मुंह के फायर कर रहा हूं, जब मैं जमाने तालिब इल्म में था मैं हमेशा इस प्रैक्टिस को फॉलो करता था अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सिर्फ बीएससी एमएससी मैथ्स करके बैठा हूं, आई एम एन आईबीए ड्रॉप आउट, आई एम एन एनईडी ग्रेजुएट, आई हैव वर्कड इन जीएसके। कभी जीएसके के बारे में सर्च करिएगा, जीएसके क्या चीज है, दुनिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल सेक्टर कंपनी है, दुनिया लोगों का ड्रीम होता है जीएसके जाना। पैनाडॉल हो गया आपके पास, ये इनोशिनो हो गया, जीएसके बनाता है, जीएसके की प्रोडक्ट है, हेलियन जो है जीएसके की सब्सिडरी है। इसके अलावा मेरा मास्टर्स अपना खुद बाहर से रहा, तो भाई मैं तो उन चीजों को समझता हूं, तो मैं बच्चों को गाइड करता हूं कि बेटा देखो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप जब भी सुबह के औकात में उठते हो ना, मेरा अपना जो इंटरमीडिएट था वो पाकिस्तान के एक बेस्ट कॉलेज से था, आई वाज डीजेरियन, डीजे साइंस कॉलेज दयारान जेतमाल साहब का। इसके अलावा मैं खुद इंटर के अंदर मेरा A1 ग्रेड था। तो भाई ये तमाम वो चीजें जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा होता हूं, क्योंकि भाई जब मैंने उस चीज को जिंदगी के अंदर फेस किया, आज मैं समझता हूं कि इस मुल्क का जो एक बैक बेंचर है वो कितना फेस करता होगा। तो मेरी कोशिश होती है कि इस बच्चे को गाइड किया जा सके, ये बच्चा समझ सके मेरी बात को, क्योंकि अगर ये नहीं समझेगा तो अपना नुकसान कर रहा है और बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। आप खुद देखो कि यार मैं बच्चों को अक्सर बात समझाता हूं कि सुबह के जो औकात होते हैं खुदा से सोया मत करो, ये सुबह के औकात बड़े बरकत के होते हैं। आप ऑल्दो इस्लाम से बिलोंग नहीं करते, आप मुस्लिम नहीं हो, कोई मसले की बात नहीं, मेरी नजर में आप मेरे आज भी बच्चे हो। मेरे पास इंटीरियर सिंध का इतना बच्चा पढ़ता है जो आपके पास हिंदू कम्युनिटी का होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत पढ़ता है मेरे पास बहुत सारी कम्युनिटीज का बच्चा पढ़ता है, मैं नाम भी नहीं ले सकता उनके, मगर बेतहाशा बच्चा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, भाई सुबह के जो औकात होती हैं ये हमेशा आपको फायदा देते हैं। इस टाइम के अंदर चीजों को याद करने वाली चीजों को याद क्या करो। तो भाई अपना एक सिलेबस बनाओ कि अगर आपका इंटर है और एप्टीट्यूड है, या फिर ए लेवल और एप्टीट्यूड है, तो अपने सबसे पहले टॉपिक्स तो लिखो कि भाई कौन से टॉपिक्स आपके अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो आपके एप्टीट्यूड के अंदर आपने स्टार्ट नहीं करे हुए, तो पहले उन टॉपिक्स को कवर अप करो। या फिर इंटर या ए लेवल्स के अंदर जो टॉपिक्स आपके भी मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बिल्कुल रिमेनिंग है, पहले उनको कवर करने के लिए लिखो और कोशिश करो उनको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर बांटो। जो लर्निंग वाले टॉपिक्स हैं, जो याद करने वाले टॉपिक्स, रट्टे मारने वाले टॉपिक्स हैं, उनको कोशिश करो सुबह के औकात में कवर करने के। लेट मैं एग्जांपल देता हूं, उर्दू का एक सब्जेक्ट है। अब इंटर की जो उर्दू होती है उसमें भैया नसर निगार भी आता है, शायर भी आता है, हमने भी पढ़ा था भैया, बट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहले बता रहा हूं भाई, एक आपको ट्रिक बता देता हूं, नसर निगार या उर्दू में अगर 75 प्लस नंबर चाहते हो तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो उर्दू की, ना कि एग्जाम डे जाके बैठ के लिखने की कोशिश करो। तो कभी भी आप 10 मिनट के अंदर 8 मिनट के अंदर 14 हेडिंग नहीं लिख सकते। तो नसर निगार या शायर या डामा निगार जो लिखना होता था उसको लिख लिख के आप टाइमर से प्रैक्टिस करते हो। मैं कभी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास एक टाइम वॉच होती है, मेरे जमाने तालिब इल्म मेरी वालिदा ने दी थी, मैं आज तक उसको संभाल के रखता हूं, मैं आज भी अपने डेस्क पर रखता हूं उसको। एक टाइम वॉच होती है, आप किसी भी बड़ी स्टेशनरी शॉप पे जाओगे स्टॉप वॉच मिल जाएगी, तो स्टॉप वॉच के ऊपर पेपर्स को सॉल्व किया करो, स्टॉप वॉच के ऊपर नसर निगार ड्रामा निगार को लिखो। जो सुबह की औकात है उसमें हमेशा लर्निंग करने का टाइम रखो। लर्निंग करने का जो काम है ना, जो याद करने का काम है, जैसे
केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जो इनऑर्गेनिक इक्वेशन होती हैं, मेरा केमिस्ट्री सेकंड फेवरेट था हमेशा, तो केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक इक्वेशन है उनको सुबह के औकात में याद कर लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक इक्वेशन इतनी कोई माठी इक्वेशन होती थी ना। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट एन इंटरमीडिएट इंस्ट्रक्टर नाउ, आई लव टू टीच एप्टीट्यूड साइड, क्योंकि मैं उसमें इतना काम कर रहा होता हूँ, मगर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि वो जाते हैं थ्योरी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने को, वो कहते हैं इक्वेशंस को केमिस्ट्री में कौन अटेम्प्ट करेगा। बेटा मेरी एक बात लिख के रख लेना, अगर केमिस्ट्री के पेपर के अंदर आपने बोर्ड के अंदर या ए लेवल्स के अंदर आपने थ्योरी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के ऊपर गए तो आप कभी पेपर कंप्लीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा जो थ्योरी के क्वेश्चंस का अल्टरनेट होता है ना, वो होती है आपके पास इक्वेशंस। तो जितनी इक्वेशंस केमिस्ट्री में याद होंगी वो आपका फायदे की चीज, तो आपका टाइम वहां पे बच रहा है। थ्योरी के क्वेश्चंस के अंदर आप एक पेज पूरा लिखोगे, आधा पेज आप बैठ के बोर्ड की कॉपी का लिखोगे और उसमें भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। थ्योरी के क्वेश्चन हमेशा नंबर कट जाएंगे, ग्रामर के काट लिए, किसी और चीज के काट लिए, उसको आपकी बात समझ नहीं काटी नंबर एग्जामिनर ने, मगर इक्वेशंस एक लाइन की होती है। अब आप खुद सोचो, एक पेज लिखना है और एक लाइन लिखनी है, एक लाइन की इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन को अगर सही लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लाजमी बात है। तो केमिस्ट्री के अंदर मुझे याद है मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री 99 नंबर थे, 99 थे 97 थे दोनों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉइंट इज राइट कि भाई इक्वेशंस की ट्रिक्स होती हैं, अब उनको याद करने का टाइम सुबह का रखो। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं भाई, ये बात है, मैं आपको खाली वो नहीं बता रहा, मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूं कि भाई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसका मतलब ये कि सुबह के औकात जो होते हैं ना, ये होते हैं याद करने वाले, और जब 10 बजे तक आप थक जाओ थोड़ा, आप पढ़ के आधे घंटे का नैप ले लो, आधे घंटे का नैप ले लो, उसके बाद फिर पर्टिकुलरली दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, फिर आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर दो, फिर आप कंप्यूटर स्टार्ट कर दो, जो भी आपका सब्जेक्ट था, फिर आप पर्टिकुलरली फिर स्टार्ट कर दो, या फिर आप मैथ्स को स्टार्ट कर दो। जब पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो ये नहीं कि उसी के ऊपर बैठे रहो। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या होते हैं, मेरी भी आदत है, मैं इंसान ह्यूमन साइको हर इंसान की होती है, बच्चों के साथ एक नॉर्मली जो एक साइकोलॉजिकल इशू होता है हर इंसान के साथ होता है कि आप कभी कभार किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे तो हो ही नहीं होती है। मैं भी कभी कभार यार एक पेपर डिजाइन कर रहा हूं, वो हो ही नहीं रहा यार, समझ में नहीं आ रहा क्या मसला, क्यों नहीं हो पा रहा है, दिल भी नहीं चाह रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, उल्टी आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जहन भी घूम रहा है। उसका फिर बेहतर हल ये होता है कि उस चीज को छोड़ के जो आपको अच्छी लगती है ना चीज, जो टॉपिक अच्छा लगता है उसको कवर कर लो, एटलीस्ट वो टाइम जाया नहीं होगा आपका। सही नो, टाइम आपका जाया नहीं होगा, ना कि आप कंबल तान के सो जाओ, फूलों वाला है, फूलों वाला कंबल तान के सो जाओ, या फिर स्नैपचैट पे लग जाओ, मूवी देखना स्टार्ट कर दो, वो इंतहा गलत काम है। देखो ये जो आपके औकात हैं बड़े कीमती हैं, अपना एक टाइम टेबल डिजाइन करो, कोशिश करो कि भाई सुबह सहरी के बाद या सुबह फजर के बाद, रमजानों के बाद भी शेड्यूल अपना फॉलो करो, रमजानों के बाद भी या अभी रमजानों के अंदर भी सुबह सहरी के बाद एटलीस्ट 4 से 5 घंटे लग के एप्टीट्यूड को दो। सुबह रमजानों के बाद अभी क्या करो, अभी सहरी के बाद 4 से 5 घंटे लग के एप्टीट्यूड को दो, फिर आप बेशक 1 से 2 घंटे की नींद करो, फिर दोपहर के औकात में बेशक अपने इंटर को ए लेवल्स को थोड़ा दे दो। अगर आपका इंटर ए लेवल से ज्यादा रिमेनिंग है तो दोपहर के औकात अपने इंटर के ए लेवल्स को दे दो। आपकी तमाम बेहतर कॉलेजेस के जितने भी आपके कोचिंग होंगे उसमें आपका इंटर का सिलेबस कवर हो गया होगा। जो घटिया कोचिंग होती है ना, वो एक हरकत करते हैं, मैंने बड़ा अरसा कराची के तमाम टॉप पे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ऐसा नहीं था रातों रात यूट्यूब स्टार्ट कर दिया या मैंने कोई पेड सब्सक्राइबर्स ले लिए, मैंने बड़ी मेहनत करी अपने यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर। तो नॉर्मली कोचिंग क्या करते हैं, नॉर्मली कोचिंग से करते हैं कि भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, वो कहते थे कि भाई आखिरी महीने तक सर इसको पढ़ाना नहीं है। उसके पीछे रीजन ये होती है कि भाई उन लोगों को आखिरी महीने तक के पैसे चाहिए होते हैं। तो खुदारा ये वाली फनकारी ना करो, कोचिंग्स को बैठ के छोड़ो। अब यूट्यूब के ऊपर मैंने इंटर के इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सब कवर करवाया है, उसको वहां से कवर कर लो अगर कवर नहीं करे हुए, और कोशिश करो अब लग के घर पे बैठ के तैयारी करो। अब जो टाइम है सब घर पे तैयारी करने का, अब ना कि आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग जाके हुलड़बाजी कर रहे हो, कुछ और करो। अब कोचिंग का टाइम ही नहीं है, सारी कोचिंग्स के अंदर नॉर्मली क्लासेस एंड हो गई हैं। जिन कोचिंग्स में नहीं हुई हैं याद रखिएगा वो इंतहाई घटिया कोचिंग्स हैं। आपने जिंदगी के अंदर अपने कभी बहन भाइयों को, कजन को वहां पे नहीं भेजना, क्योंकि वो जानबूझकर उन्होंने आपका सिलेबस कवर नहीं करवाया। अगर आपका इंटर का सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ तो इसका मतलब इंतहाई बेकार कोचिंग सेंटर्स थे कि आपका अब टेस्ट की डेट सर पे खड़ी हुई है, अब आपको सिर्फ अपनी चीजों को रिवाइज करना होता है। अगर किसी कोचिंग में सिलेबस कवर नहीं हुआ उस टीचर को भी मेरी बात बता देना कि भाई आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जानबूझकर कवर नहीं करवाया एंड तक के लिए, ताकि आपके पास एंड के महीने तक की फीस आ रही हो तो उसको खुदारा यूट्यूब से कवर अप कर लो, बेहतर है। और आराम से बैठ उनकी प्रैक्टिस करो, ना कि आप जाने आने का टाइम जाया कर रहे हो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके अलावा अब आपने करना ही है, अब आपने अपना शेड्यूल डिजाइन कर लिया, दोपहर के औकात में इंटर ए लेवल्स को दे दो, और फिर अगेन देखो शाम के औकात जब आपके आती है तो अभी अफ्तारी का चूंकि वो है, अदरवाइज मैं रिकमेंड करता हूं कि शाम के औकात के अंदर आपने आधे घंटे की नींद ले ली, एक नैप ले लिया, एंड देन फिर आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, कोई आसान से टॉपिक को, कोई एमसीक्यूज को सॉल्व करो। नहीं तो जैसे अभी शाम के औकात में अफ्तारी का टाइम होता है तो अफ्तारी के अंदर अपनी वालिदैन की जरूर खिदमत करो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ये वालिदैन का साया आपको बहुत दुआएं देगा। अपने वालिदैन की बिल्कुल खिदमत करो। आप यकीन नहीं करेंगे बेटा, जिंदगी के अंदर मैं वहां पहुंचा हूं अपने वालिदैन की दुआओं के ऊपर, मेरा कोई भी उसमें असूल नहीं था। उस्तादों की अहमियत और वालिदैन की अहमियत मुझे जिंदगी में वहां समझ में आई जब मैं बिल्कुल नल था। जब मैं बिल्कुल नल था तो वालिदैन की जो अहमियत
होती है वो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। तो वालिदैन की दुआएं लाजमी तौर पे लो, घर के बर्तन करने जो भी करना है एक्सवाइजी काम लाजमी तौर पे करो। ये सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता, भी लड़कों का भी काम होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ना कि आप सिर्फ बैठ के जो है ना बर्तन तोड़ रहे हो बैठ के, या घर में खाली खाने फोड़ रहे हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप वालिदैन की खिदमत करो, सही है। इसके बाद अफ्तारी के बाद आप बिल्कुल नैप लेना चाहो नैप ले लो, अगर आपने पहले नहीं ली थी तो आप बिल्कुल नैप लो। उसके बाद तरावियों के बाद आप दोबारा 2 से 3 घंटे लग के बैठो, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। 2 से 3 घंटे तरावियों के बाद दोबारा बैठो और फिर आप सो के सुबह सहरी में उठो। अगेन बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि रात में बैठ के पढ़ते हैं। देखो रोज रात में बैठ के नहीं पढ़ा जाता। इंसान की जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, ये आपको दिन में सुस्त कर देगी अदरवाइज। तो कोशिश करो कि रोज रात में बैठ के ना पढ़ो। आप अगर रात में बैठ के पढ़ते भी हो तो फिर रात में आप हद से 1 बजे तक पढ़ो, 2 बजे तक पढ़ो। रात की जो प्रीमियम टाइम होता है रात का वो होता है 2 से 4 वाला, उसमें एटलीस्ट हम नींद ले लो। वो नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ी हेल्प करेगी। फिर आप दिन में अगर थोड़ी देर सोते हो वो अलग चीज है, मगर रात के अंदर कोशिश करो। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं रात में हमसे पढ़ा जाता है। देखो सिर्फ रात में ना पढ़ो, आपकी ह्यूमन बॉडी को एक प्रॉपर नींद की जरूरत होती है। आप अगर आपको रात में पढ़ना है या तो फिर आप ये करो कि 10 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, फिर आप रात के 3 बजे उठ जाओ। मैं तो अक्सर ये काम करता हूँ, 10 बजे सो गया, 11 बजे सो गया, आप सुबह के अंदर 2:30 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ। वो फिर भी बेहतर है, आपको रात की नींद मिल रही है। रात की थोड़ी सी नींद लाजमी तौर पे लो, क्योंकि ये आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो टाइम टेबल आपका एक प्रॉपर बनना चाहिए, टाइम टेबल बहुत जरूरी है। सेकंड नंबर के ऊपर भाई, इस शेड्यूल में ना तो आपको कोई जिम का टाइम होना चाहिए, ना आपको कोई खेलने का टाइम होना चाहिए। अक्सर मेरे पास एक मासूमाना क्वेश्चन आता है कि सर वो क्रिकेट का टाइम तो आपने रखा ही नहीं, सर वो जिम का टाइम तो रखा ही नहीं। देखो ये बॉडी शॉडी डोले शोले सब जिंदगी में बन जाएंगे। डोले शोले बनाने की जिंदगी में पूरी उम्र पड़ी हुई है। अगर आप अभी अपने जिम को टाइम दे रहे हो ना, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना छोड़ दो। देखो जिम हो गया, ये खेलना कूदना हो गया, कोई सीरीज हो गई, कोई वेब सीरीज हो गई, ये सारे जिंदगी में आपको मिलेंगे, बहुत आसानी से मिलेंगे। या फिर अपना एक टारगेट सेट करो कि लेट्स सपोज अगर आपने दिन में 4 चैप्टर्स कवर कर लिए तो तब आपने जिम जाना है। या टारगेट सेट करो कि 3 चैप्टर्स कवर कर लिए तो अब आप मिर्जापुर की सीरीज को देखोगे, हैं भाई। या फिर कौन सी सीरीज है अच्छी नेटफ्लिक्स की, स्क्विड गेम, उसको देखोगे भाई। आई एम ऑल्सो न्यू जनरेशन टीचर, मैं भी बहुत सारी चीजों को फॉलो अप करता हूँ, मुझे शौक है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मैं आईटी का बंदा भी हूं गलती से, मैं इन चीजों को पसंद भी करता हूं। मैं बच्चों को कहानियां बताता हूं इन चीजों से। कहने का मकसद ये है कि भाई सिर्फ खेलने का टाइम ही होना चाहिए आपके शेड्यूल में, खेलने का टाइम नहीं होना चाहिए। दोस्तों के साथ बैठना, ये चाय के ऊपर बैठ के लूडो खेलना इंतहाई घटिया लोग करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्लीज डोंट माइंड इट यार, मगर नॉर्मल सी बात है, आपका टाइम बहुत कीमती है। ये दोस्तियां यारियां, ये रिश्तेदारों की दावतें सब इधर ही रह जाएंगी। यकीन मानो तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रांग होना है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार भी आपको दावत पे बुला रहा है ना, और आपको अभी आपकी पढ़ाई का टाइम है, तो आपको उसको मना करना आना चाहिए। मैं अपनी तारीफ क्या करूं, मैं तारीफ क्या, नॉर्मल सी बात है भाई। मैं रिश्तेदारों के जाता नहीं था, जब मैं अपने जमाने ताल्लुक नहीं मिलता नहीं जाता, मैं उधर साफा ना कर दिया, नहीं जा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। आपको कोई ताल्लुक नहीं रखना, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, सही है ना, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलना। कोई बहुत ही खुशी हो या बहुत ही गमी हो तो समझ में आता है, कोई बहुत ही खुशी हो बहुत ही गमी हो तो समझ में आता है। अदरवाइज तो मैं आज भी अपनी, जब मेरी क्लासेस का टाइम है और कोई रिश्तेदार की दावत है, मैं नहीं जाऊंगा, नॉर्मल सी बात है। बच्चा मेरे पास आ रहा है मेरी दावत देखने के लिए थोड़ी आ रहा है। हाँ, किसी का इंतकाल हो गया तो समझ में आता है यार, किसी का कोई इंतकाल हो गया तो समझ में आ रहा है, किसी को बहुत ही करीबी अजीज की शादी आ रही है, समझ में आ रहा है। आपको इतना स्ट्रांग होना है, क्योंकि देखो ये जो रिश्तेदार है आपके घर के बिल्स नहीं भरने वाले, आपके माँ बाप भी आपको एक हद तक सपोर्ट करेंगे, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। ये बातें मैं अगर बार बार आपसे वीडियोस में कहता हूं, देखो मैं चाहता हूं इस कौम का बच्चा समझे। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इस कौम के हालात में देखता हूँ यार, मैं आपसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होता हूँ जब मैं देखता हूँ जिस मुल्क के हालात है। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत शौक था, बट मैं नहीं पढ़ता है, मुझसे नहीं देखा जाता, मैं डिप्रेशन का इंसान हो जाता है, क्योंकि मैं तो इस मुल्क में कमा भी रहा हूँ ना, मैं रह भी रहा हूँ। तो अब जब कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बहुत फेस करना पड़ता है। द पॉइंट इज दैट कि यार आपको इतना अच्छा होना है कि आप या तो सिस्टम को बीट कर सको या सिस्टम से बाहर निकल सको, उसके लिए मेहनत करनी है। कोई रिश्तेदार आपको बाहर नहीं भेजेगा, कोई माँ बाप आपको हद से ज्यादा मदद नहीं कर सकते। एक हद तक माँ बाप भी मदद करेंगे ना, उसके बाद क्या होगा, इंतकाल कर जाएंगे। आपको भी इंतकाल करना है, मुझे भी इंतकाल करना है, दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइफ। वी नीड टू अंडरस्टैंड। माँ बाप भी कब तक सपोर्ट करेंगे यार, मुझे एटलीस्ट मेहनत तो करनी है ना, मुझे मेहनत तो करनी है। तो भाई ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, जब आप कभी फेल हो जाते हो तो आपसे आके सिर्फ क्या करते हैं, अच्छा भाई फेल हो गया, ऐसे तो तैयारी होती नहीं थी नस की, ऐसे कौन आईबी की तैयारी करता है, वो मेरे मोहल्ले का पुत्र है, वो तो इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है। तो याद रखिएगा, ये मोहल्ले के जो राशिद भाई होते हैं ना, बैठ के आपकी फीस नहीं भरने वाले, ये सिर्फ तंज करने के लिए आपके ऊपर आएंगे, ये सिर्फ आपको जलील करने के लिए आएंगे, कोई आपकी हिम्मत बांधने के लिए नहीं आएगा। मेरी आज एक बात मान लो कि मोहल्ले के दोस्त हो गए, ये रिश्तेदारियां हो गई, ये सिर्फ जलील करने के लिए आते हैं। वंस यू आर फेल इन योर लाइफ, नो वन इज देयर फॉर योर सपोर्ट। इनफैक्ट माँ बाप भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आते यार, माँ बाप भी खामोश हो जाते हैं, या बहुत से माँ बाप तो टॉक्सिसिटी बहुत होती है भाई, मैं क्या बोलूं उसके ऊपर। मैंने कई लोग देखे हैं, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास जमाने टीचिंग के अंदर कई तरह के लोग मिले, तो बहुत तरह के होते हैं। आपके माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते बहुत दफा, कुछ अच्छे माँ बाप होते हैं सपोर्ट करते हैं कि चलो तुमने तैयारी करी, रो मत, परेशान ना हो, अगली दफा हो जाएगा। मगर बहुत दफा वो भी नहीं कर रहे होते, या बहुत दफा नेचर अपने खिलाफ हो जाती है, पेपर से पहले तबियत खराब हो गई। मेरी बहुत अच्छी भी स्टूडेंट थी, उसका आईबी की बीबी के टेस्ट से पहले उसकी बहुत अच्छी तैयारी थी, उसको 104 105 बुखार था, अब क्या कर लोगे। तो भाई खुदारा अपने तमाम अटेम्प्ट्स को दो और कोशिश करो कि इन दोस्तों से फिलहाल अपनी तालिब इल्मी के जमाने के अंदर
किनारा कशी इख्तियार कर लो। जब तुम कल को किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, मेरी गारंटी देता हूं, ये रिश्तेदारियां, ये तुम्हारे जो आजकल के रिलेशंस होते हैं, ये जो तुम्हारे आजकल के दोस्तियां यारियां होती हैं, सारी की सारी वापस मिल जाएंगी। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, ये मेरी तरफ से गारंटी है, क्योंकि भाई ये जिंदगी का असूल है। जब आप दुनिया में फेलियर होते हो ना, कोई आपके साथ रहना पसंद नहीं करता। जब आप दुनिया में किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो, हर कोई आपके साथ होता है। एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, मुझे बड़ी पसंद है, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि डिफीट इज ऑफन व्हाइल विक्ट्री हैज मेनी फादर्स। डिफीट इज ऑफन व्हाइल विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, यानी कि शिकस्त यतीम होती है। याद रखना बेटा, शिकस्त यतीम होती है, कोई तुम्हारी मदद करने को नहीं आएगा। मगर जब तुम जीतते हो, फतह के कई बाप निकल कर आ जाते हैं, कई बाप बन जाएंगे। तुम जीत कर आओगे ना, मोहल्ले के राशिद भाई भी बोलेंगे, हाय मेरे पुत्र, तूने तो मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया, तू नस्ल में चला गया, कितनी फख्र की बात है, मेरे बच्चों को भी आगे पढ़ाया कर। या रिश्तेदार भी बोलेंगे, दावतें भी करेंगे, पैसे भी मिलेंगे। तो भाई अभी का जो टाइम है सिर्फ तैयारी करने के, 3-4 महीने का टाइम है, इसमें जान मार दो, पूरी दिन रात बैठ के पढ़ो। एक क्वेश्चन जो मेरे पास आता है ना कि सर वो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये इंतहाई बेकार तरीन क्वेश्चन है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तुम्हें उस वक्त तक पढ़ना है जब तक कि तुम्हारी तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाती। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपको उस वक्त तक पढ़ना है जब तक कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाती। मैंने कभी जिंदगी के अंदर ये नहीं हिसाब नहीं रखा क्या मैंने एक सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़ा। मैं इस सवाल का जवाब कभी समझ ही नहीं सकता। ये सवाल अक्सर मेरे पास आता है, सर वो दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। व्हाट बुलशिट इज दिस यार। आपको उस वक्त तक पढ़ने जब तक कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा। लेट्स सपोज अगर आपको कोई टेस्ट आ रहा है, आपको उस वक्त तक पढ़ने जब तक टेस्ट की तैयारी ना हो जाए। आपको लेट्स सपोज आपको कोचिंग का टेस्ट है, कॉलेज का टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट है, आपको उस वक्त तक पढ़ने जब तक उस टेस्ट के सारे कंटेंट क्लियर नहीं कर लेते। ये सवाल कैसा बुलशिट है यार। सर दिन में कितने घंटे पढ़ना है? यू आर नॉट स्टडीइंग फॉर द नर्सरी क्लास, यू आर स्टडीइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू आर स्टडीइंग फॉर द प्रोफेशनल लाइफ। भाई ये जो जिंदगी है, ये जो आप आज के 3-4 महीने में एफर्ट्स मारोगे, इसके बाद आप कल को सीधा सीधा जाओगे एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस यूनिवर्सिटी के बाद दुनिया बड़ी खौफनाक है। आपको शायद लग रहा होगा कि भाई दुनिया बड़ी हसीन है, नहीं, दुनिया बहुत खौफनाक है। दुनिया बहुत, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, जलील है एक तरीके से। इस तरीके से कि यार अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास स्किल्स नहीं है। वो एक अलग कहानी है। वहां पे तासुब पसंदी है, जबान की बुनियाद पर नहीं मिलता। वहां पे पाकिस्तान के पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर आपको अच्छी कंपनी ऑफर नहीं कर रही होती कि पाकिस्तान से आ रहा है। वो जिंदगी बहुत खौफनाक है। याद रखिएगा, जो मजे स्कूल में करने थे वो कर लिए, अब जिंदगी बहुत खौफनाक है। जिंदगी में सीरियस होना सीखो। भाई मैं अगर इतनी सारी बातें करता हूं बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कोई शौक नहीं है, मगर ये तमाम चीजें मैंने अपने जमाने तालीम में अगर फेस करी, तो मैं चाहता हूं उस कौम के बच्चों को पहले से आगाह करूं कि वो मैच्योर हो सके। तुम्हें आज से मैच्योर होना है। ये मैच्योरिटी अगर ठोकर खा के आपको मिल रही है तो इंतहाई गलत काम है। मैच्योरिटी ठोकर खा के नहीं मिलनी चाहिए, मैच्योरिटी आपको पहले से मालूम होना चाहिए। भाई जॉब लाइफ और हार्डशिप्स है। आपको लगता होगा जब बचपन में थे ना, मैट्रिक क्लास में सोचते थे यार कॉलेज में चला जाऊं तो यार जिंदगी हसीन हो जाएगी। क्या हसीन जिंदगी होती है कॉलेज वालों की। मैं बस ये मैट्रिक के अंदर आ गया, अब तो कॉलेज जाऊंगा। जब क्लास 6-7 में थे तो मैट्रिक के बारे में सोचते थे, जब मैट्रिक के अंदर आए तो कॉलेज के बारे में सोचते थे कि जिंदगी हसीन होगी, गाड़ी भी मिल जाएगी, बाइक भी मिल जाएगी, मोबाइल फोन भी होगा। जब कॉलेज के अंदर आए तो अब एक अलग टेंशन है, अलग रेस है, अच्छी यूनिवर्सिटी की रेस है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम पाकिस्तान की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में भी चले जाओ, फिर तुम्हारी एक अलग रेस होगी, और वो रेस होगी कि अच्छी जॉब की। जब तुम जॉब पे भी चले जाओगे, फिर एक अलग रेस होगी कि इस जॉब पे नहीं जाना, उस जॉब पे जाना है। तो इंसान तो भाई लालची आदमी है, इंसान की नेचर है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाता है ना कि हम एक चीज दे देते हैं, दूसरी चीज की ख्वाहिश करता है इंसान। तो कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में सुकून कभी नहीं मिलना, मगर एटलीस्ट तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सकती है अगर तुम मैच्योरिटी का हासिल कर लोगे। तो ये मैंने बहुत सारी बातें आपसे करी है, बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अच्छा भाई, व्हाट आई कैन ऑफर यू, मैं आप लोगों को क्या चीज ऑफर कर रहा हूं। पहले नंबर के ऊपर भाई, अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपके यूट्यूब के लेक्चर्स के अंदर और आपके जो ये पेड बैजेस होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, यूट्यूब के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, यूट्यूब के ऊपर मैंने वो कंटेंट डाला हुआ है जो कि पुराना भी है। मैंने YouTube के ऊपर ऑल्दो कंप्लीट कोर्स डाला है। मुझे फखर है कि जितना डिटेल लेक्चर्स मैंने YouTube पर डाले में, पूरे पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट ने इतनी मेहनत नहीं करी होगी। एक प्रॉपर आपको गाइडेंस स्ट्रक्चर मिल रहा है। मगर अगेन भाई, अब हर यूनिवर्सिटी के पेपर्स चेंज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बच्चे बेचारे यहाँ पे परेशान होते हैं कि भाई क्या फायदा है YouTube के लेक्चर्स का और बैच का। बैच में सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि YouTube के ऊपर रिकॉर्डेड सेशन होता है, सही है ना, रिकॉर्डेड सेशन होता है। तो लाइव क्लासेस के अंदर आपको एक चीज लाइव पढ़ाई जाएगी, पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर जो रीसेंट ट्रेंड्स होते हैं यूनिवर्सिटीज की, जो रीसेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज की, जो रीसेंट पेपर्स होते हैं, हम उनको क्लासेस में साथ साथ कवर अप करवाते हैं। सेकेंडली, पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपकी तैयारी कवर करवाएगी। मैं आपको दो बातें बैचेस के हवाले से गाइड कर देता हूं। जो न्यू बैच अभी मेरा स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए वीडियो मैंने डिजाइन करना थी। अच्छा,
देखो भाई, बैच का सबसे बड़ा फायदा जो आपको दुनिया में मिलता है कि इस बैच में आपके तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। YouTube के ऊपर आप मैथ्स के लिए मुझे फॉलो कर रहे हो, फिजिक्स के लिए किसी और को कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि भाई कौन सा रेलिवेंट कोर्स कंटेंट है, कौन सा रेलिवेंट कोर्स कंटेंट नहीं है। और सिमिलरली आपको यह भी नहीं पता किस यूनिवर्सिटी का क्या स्ट्रक्चर है, किस यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है, किस तरीके से टेस्ट पूछा जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तो भैया मैंने कंप्लीट कोर्स डाला हुआ है। अब आपको थोड़ी पता है कि किस टॉपिक को कहां पे आना है, किस तरीके से टेस्ट करना है। तो बैच के अंदर सबसे बड़ा यह फायदा मिलता है कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की एक तो लाइव क्लासेस होती है, और सबसे बढ़ के आपको पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जा रही है, चाहे वो नस्ट है, फास्ट है, यूईटी है, कॉमसेट्स है, प्याज है, जीआईके है, लम्स है, कॉमसेट्स है, दाऊद यूनिवर्सिटी है, आपके पास मेरान यूनिवर्सिटी है, आपके पास एनटीएस का एग्जाम है। जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज आ रही है सबकी तैयारी कवर अप हो रही है बैच के अंदर, और तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी हो रही है। अब आप यूट्यूब पे जाके देख रहे हो तो भाई वहां पे तो रिकॉर्डेड कोर्स कंटेंट पड़ा हुआ है, आपको ये भी नहीं पता कि भाई यूईटी में कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, फिजिक्स आ रही है, नहीं आ रही है, किस तरह की आ रही है, आपके पास एनईडी में किस तरह का कोर्स कंटेंट आ रहा है, एनईडी के पास पेपर से क्वेश्चंस कौन कौन से हमें कवर अप करने हैं, किस तरीके से कवर करें। तो बैच का फायदा ये होता है कि पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी, इसमें पीएचडी डॉक्टर्स भी होती है मेरे पास, मेरी टीम के अंदर, मेरे पास पाकिस्तान की जो हाईली प्रोफेशनल एप्टीट्यूड की फैकल्टी होती है वो पढ़ाती है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं इसमें, इंजीनियर्स हैं इसमें, वो लोग हैं जिन्होंने प्रोफेशनली जिंदगी में कुछ करा हुआ है, ना कि एक बंदे ने भाई पंजाब यूनिवर्सिटी से या कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी इंग्लिश कर लिया या बीएससी मैथ्स कर लिया, वो बैठ गया वो पढ़ा रहा है। या एक ही बंदा, मैं अक्सर देखता हूं इंतहाई गलत चीज हो रही होती है, खुदारा इस बात को समझो, अगर एक ही बंदा आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है और मैथ्स पढ़ा रहा है और इंग्लिश पढ़ा रहा है ना, ये आपके साथ ज्यादती कर रहा है, ये किसी काम का नहीं है बेटा, किसी काम का नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो भाई प्रॉपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स होते हैं हमारे पास, फिजिक्स की अलग फैकल्टी होगी, मैथ्स की अलग होगी, केमिस्ट्री की अलग होगी, इंग्लिश या कंप्यूटर की अलग होगी, आईबी की इंग्लिश की, आईबी की मैथ्स की अलग होगी, नस बिजनेस स्कूल की मैथ्स की अलग होगी, बिजनेस में पूरा टीचर पढ़ाएगा, एडवांस में अलग टीचर पढ़ाएगा। ये नहीं कि भाई एक ही चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, ऐसा नहीं होता भाई, एक बंदा किसी एक स्पेशलिस्ट हो सकता है सब्जेक्ट का, ना कि हर सब्जेक्ट का, ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो रीसेंट पेपर्स होते हैं, रीसेंट ट्रेंड्स होते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तमाम टॉप यूनिवर्सिटी की तैयारी होगी। आप किसी भी पाकिस्तान के टॉप के इंस्टीट्यूट में जाते हो जो मेरे कंपटीटर्स हैं, आप किसी भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मेरा नाम लोगे, हर इंस्टीट्यूट में जानता होगा, क्योंकि मैंने या तो हर इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाया होगा, या फिर मैंने मेरे टीचर्स किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाया होगा, या फिर उनकी किताबों को लिखा होगा। सरबराल जाने बड़े मशहूर इंस्टीट्यूट की किताबों को लिखा हुआ है फिजिक्स के अंदर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि भाई एप्टीट्यूड के अंदर एक बड़ा अरसा मेरा काम है, एक बहुत मेहनत मैंने करी हुई है, तो जाहिर सी बात है हर इंस्टीट्यूट को बात मालूम होती है कि इस बंदे ने, इस पर्टिकुलर बंदे का काम है, तो जाहिर सी बात है सारे इंस्टीट्यूट मुझे जानते होते हैं, उनकी दुकानें बंद हुई हैं, सारे इंस्टीट्यूट की दुकानें मेरी वजह से बंद हुई भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इंस्टीट्यूट मुझे जानते होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर थोड़ा फायदा क्या है, देखो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं खुदारा फिजिकल कोचिंग वक्त का ज़िया है। आप किसी भी फिजिकल कोचिंग में जाते हो, एक नुकसान तो आपको सबसे पहले ये होता है कि टाइमिंग्स का, कि भाई वहां पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की क्लासेस हैं। मैं कराची के अंदर और पंजाब के अंदर एक ऐसे इंस्टीट्यूट को भी जानता हूं जो कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे, रात शाम 6 बजे तक की क्लासेस रख के बैठे हुए। अब आप खुद सोचो कि अगर आप सुबह 9 बजे घर से निकल रहे हो तो जाहिर सी बात है 9 बजे की क्लास का मतलब आप घर से 7:30 बजे उठोगे, 8 बजे उठोगे, फिर नाश्ता भी करोगे, फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आपकी लग रही है, फिर आप थकते थकते आप अपने इंस्टीट्यूट पहुंचोगे, फिर वहां से लेके शाम 6 बजे तक आप क्लासेस को लोगे, तो उसके बाद आपको पढ़ने का टाइम क्या बचा? आपके पास पढ़ने का कोई टाइम नहीं बचा। तो याद रखिएगा, यही रीजन है कि मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट के बाद ना तो बच्चा जाता है, ना मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स होते हैं, वो रिजल्ट्स ऑनलाइन के होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि पैसे तो शायद कोई ना कोई बंदा अफोर्ड कर लेगा, 60,000 रुपए, 50,000 रुपए, मगर असल चीज यहां पे आती है टाइम। आपका टाइम बड़ा कीमती है। इस टाइम को आप घर पे बैठ के अगर तैयारी करोगे ज्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हो। घर पे पूरा का पूरा सिस्टम अगर आपके पास आ रहा है, ज्यादा बेहतर चीज है कि आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी को परफॉर्म कर रहे हो, वो ज्यादा बड़ी चीज है निस्बतन कि आप बैठ के 6 घंटे की आप पहले ट्रैवलिंग के अंदर आप निकाल रहे हो, पूरे महीने के अंदर आप जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो। तो अगर आप सुबह 9 बजे की क्लास लेने के लिए जा रहे हो, तो भैया आप शाम में 4 बजे या 5 बजे घर वापस आओगे, तो आप घर पे बैठ के तैयारी क्या करोगे? खाक तैयारी करोगे। आप तो घर पे बैठ के फिर सोगे या फिर अपने इंटर A लेवल को टाइम दोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ऑनलाइन सिस्टम इज मच बेटर। सेकंड नंबर के ऊपर इन बैचेस के अंदर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहां पे इंजीनियरिंग के बैच की फीस डिफरेंट होती है, बिजनेस के बैच की डिफरेंट होती है, मेडिकल के बैच की फीस डिफरेंट होती है। व्हाट आई एम ऑफरिंग माय स्टूडेंट्स कि भाई अगर आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आपको इसी बैच में दोनों चीजों की तैयारी कवर करवाई जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो प्री मेडिकल के बच्चों को हम लोग लाजमी तौर के ऊपर तमाम MD कैट के टेस्टों की तैयारी कवर करवाते हैं। आपके पास जितने फार्मेसी के टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी कवर करवाते हैं। आखान यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, ज़ियाउद्दीन का टेस्ट हो, लियाकत का टेस्ट हो, आपके पास पर्टिकुलरली
सिमिलरली इसके अलावा आपके पास जो नम्स का टेस्ट हो, आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट हो, नस मेडिकल कॉलेज का टेस्ट हो, हम इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप करवाएंगे। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो प्री मेडिकल का बच्चा, अगर प्री मेडिकल का बच्चा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता है जहां पे बायोलॉजी का पोर्शन आता है, उसकी तैयारी भी कवर करवाएंगे, जैसे कि एनईडी हो गया, मैरान हो गई, ताकि बैकअप के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन हो। ये तमाम चीजें भी गाइड की जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई प्री मेडिकल का बच्चा वो किसी मैथ्स की तैयारी कवर करना चाहता है तो वो फिर ऑब्वियसली ईकेट के बैच में आएगा, उसको हम ईकेट में शिफ्ट करते हैं, वो ईकेट का बच्चा होता है। तो कहने का मकसद ये कि लाइव क्लासेस के अंदर आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको हर चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कोई मसले की बात नहीं, मैं आपको वो तमाम ऑफर्स दूंगा जो कोई और नहीं आपको देगा। वो तमाम फैसिलिटीज आपको कोई दोस्त महंगे से महंगे बेकार कोचिंग में बैठा हुआ होगा ना, महंगे से महंगे कोचिंग के अंदर, उसकी वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस की शेड्यूल मिलेगा, आपकी चॉइस है। फास्ट का टेस्ट अगर आप सिर्फ दे रहे हो तो आपको फिजिक्स पढ़ने की नीड नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ने की नीड नहीं है, मगर मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। आप अगर लेट सपोज आप अगर नस का टेस्ट दे रहे हो तो नस में केमिस्ट्री नहीं आती या कंप्यूटर नहीं आती, मगर मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूं कि आप केमिस्ट्री कंप्यूटर की क्लास भी अगर लेना चाहो किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप ले सकते हो। तो ये फैसिलिटीज मैं सारी की सारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सेकंड नंबर के ऊपर आपका प्रॉपर शेड्यूल होता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं ये जूम के एप्लीकेशन के थ्रू होती हैं, और इन लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है, यानी कि जो भी लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। मगर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई आपको तमाम के तमाम कोर्स कंटेंट, कंप्लीट कोर्स कंटेंट लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाएगा। मगर सबसे खास बात क्या है कि लाइव क्लासेस की जो भी लाइव क्लास होगी किसी वजह से आप नहीं ले सके, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा, आपको बेटा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको कोई टॉपिक खुद से कवर करना है, अब यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, बट मेरे पास बैच के अंदर क्या होगा, बैच में आपको 2022 के बैचेस के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, 23 की भी मिलेगी, 24 की भी मिलेगी, यानी कि अपडेटेड कोर्स कंटेंट की कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, या फिर आपकी बात नस बिजनेस स्कूल के अंदर या आईबी के अंदर बिजनेस मैथ्स आती है उसके लेक्चर्स सारे के सारे, या इंग्लिश के लेक्चर्स हो। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल रही है। ऑल्दो कंप्लीट कोर्स आपका लाइव क्लास में कवर हो रहा है, मगर यहां पे कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। इसके अलावा मैं अक्सर अपने बच्चों को एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं, और वो फैसिलिटी ये होती है कि भाई तमाम बच्चों को टेस्ट देना कंपलसरी होता है। और ये जो भी टेस्ट होते हैं भाई, जैसे मैंने आपसे कहा, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। आप जितने ज्यादा एप्टीट्यूड में टेस्ट दोगे उसमें आपका फायदा है। अगर आप एप्टीट्यूड में टेस्ट नहीं दोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टेस्ट, कि आपको एक्सपोजर मिलता है किस तरीके से टेस्ट, आप कहीं से भी तैयारी कर लो, बट अगर आपको टेस्ट देना नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि टेस्ट कैसे देना है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया में। तो आप टेस्टों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और याद रखिएगा जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उसमें आपका फायदा है। तो जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे आपका उसमें फायदा है। तो हम आपके मल्टीपल टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं यूनिवर्सिटी से पहले, आपके क्वार्टरली टेस्ट अलग होते हैं, हाफ बुक के टेस्ट और फुल बुक के टेस्ट अलग होते हैं। तो आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और इन टेस्टों को आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है कि भाई इस टेस्ट में क्या क्वेश्चन आया था, क्या चीज नहीं आई थी, मुझे बताओ कोई इंस्टीट्यूट अगर ये ऑफर करता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा, हमारे डाउट सेशंस अलग से होते हैं। यानी कि देखो लाइव क्लासेस के अंदर तो पाकिस्तान की जो बेस्ट की टॉप की फैकल्टी है वो आपको अलग से पढ़ा रही है, पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको लाइव क्लासेस में अलग पढ़ाएगी, वो अलग उसका काम है पढ़ाना। मगर हमारे पास हर वीक के अंदर आपके हर सब्जेक्ट के डाउट सेशंस भी होते हैं। अब डाउट सेशन में क्या होता है कि भाई जो मेरी डाउट की टीम है वो अलग टीम है, वो आपकी लाइव क्लासेस लेती है डाउट्स की। यानी कि लेट्स सपोज आपको प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आपको पास्ट पेपर सॉल्व करो, किसी में फंसते हो, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप वहां पे वो डाउट टीम से पूछ सकते हो। आपके 24/7 के आपके प्रॉपर्ली डाउट से ग्रुप होते हैं, वहां पे अपने क्वेश्चंस को पूछो, प्रॉब्लम्स को पूछो, कोई मसले की बात नहीं है। या तो कोई स्टूडेंट हेल्प कर देगा, नहीं तो डाउट के जो टीचर्स होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे, नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस मटेरियल सारा का सारा हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सारे के सारे पास्ट पेपर्स हम लोग आपके कवर करवाएंगे। देखो बेटा ये तमाम चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, सारी की सारी ट्रिक्स आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई एप्टीट्यूड के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या ट्रिक्स हैं, एप्टीट्यूड में कैलकुलेटर बगैर कैसे सॉल्व करना है, आइए एक चीज आपको बताई जाएगी। कैलकुलेटर बगैर मैथ्स को कैसे करना है, फिजिक्स को कैसे करना है, केमिस्ट्री कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपके पास, तो तमाम पास्ट पेपर्स भी क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा तमाम की तमाम ट्रिक्स आपको पढ़ाई जाएंगी, कैलकुलेटर बगैर चीजों को सॉल्व करना कैसे, क्या पैटर्न होता है, क्या नहीं होता, आपको हर चीज बेसिक लेवल से गाइड की जाएगी। प्रीमियम लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे, बेसिक से एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे। तो वो प्री मेडिकल के बच्चे नस में अप्लाई कर रहे हैं फॉर द इंजीनियरिंग साइड, तो आपके टेस्ट में मैथ्स का पोर्शन आएगा, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करो कि आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जा रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। स्पेसिफिकली जो ए लेवल्स का बच्चा है, भाई मुझे पता है आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अच्छे होते हो, क्योंकि आपने वो चीज एडवांस लेवल की पढ़ी हुई है, आपको प्रॉब्लम होती है मैथ्स के अंदर, तो आपको बेटा तमाम चीजें ऑब्वियसली मैथ्स को तो मैं ही पढ़ाता हूं, एडवांस पूरी मैं खुद पढ़ाता हूं, कोई टीचर अपने साथ नहीं लगाता। मेरे पास ऑल टीम बहुत बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र
शुक्र एहसान है, मगर मैं एडवांस मैथ्स के लिए बच्चा मेरे नाम पे आ रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है एक एक चीज मैं खुद पढ़ाता हूँ आपको, एक एक चीज मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो भाई मेहनत बड़ी की जाती है आपके ऊपर। तो अल्लाह लुबाब ये है कि क्या सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाता है, बल्कि प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन दिया जाता है आपको, कि आप उसको सॉल्व करो। पास्ट पेपर्स सारे के सारे क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। तो ये हमारे बैचेस का फायदा होता है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आपको यूट्यूब के ऊपर कोई एक टीचर मिल जाएगा तरीके से पढ़ाने वाला, 2 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, बाकी क्या करोगे, कैसे गाइडेंस लोगे? जो रीसेंट ट्रेंड्स है भाई, यूट्यूब की वीडियो तो 2 साल पुरानी भी होंगी, 4 साल पुरानी भी होंगी, जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, जो रीसेंट चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, अब मैंने यही बात यहां पे लिखी हुई है कि भाई हमारे पास जो सेशन है, इस सेशन में आपकी पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर होगी, चाहे वो नस्ट है, फास्ट है, आईबी है, यूईटी है, जेआईके है, प्याज है, मेरान है, एनईडी है, हबीब है, कॉमसेट्स है, नम्स है, या फिर आपके पास जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज आ गई, नम्स, डॉ, एसएमसी, केएमडीसी, या आपके पास कराची यूनिवर्सिटी है, या आपके पास पर्टिकुलरली आईबी सीबीएम आ गई, केएसबीएल आ गई, या फिर मेरे पास पर्टिकुलरली आपके पास एकेयू आ गया, या मेरे पास आपकी नेशनल एमडीकेट आ गया, या मेरे पास सिंध का या पंजाब का एमडीकेट के एग्जाम्स आ गए। हम आपको हर चीज की तैयारी कवर अप करवाएंगे। अच्छा, इस ऑनलाइन सेशन के अंदर आपको हर चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी, सारी की सारी लाइव क्लासेस होंगी। पाकिस्तान की टॉप की डेडिकेटेड प्रोफेशनल फैकल्टी होती है। देखो, एप्टीट्यूड के अंदर सिर्फ एक नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ाता, इंटरमीडिएट और एप्टीट्यूड में डिफरेंस ये होता है कि इंटर का टीचर एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा सकता। आप कितने इंटर के टीचर्स देखते होगे जो एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा सकते? उसके पीछे रीजन ये है कि ना तो उनके पास तजुर्बा होता है, ना उनको यूनिवर्सिटीज का आइडिया होता है कि यूनिवर्सिटी के टेस्ट कब होने, किस तरीके से होने, ना उनके पास प्रोफेशनली कोई तजुर्बा होता है। भाई, एक एप्टीट्यूड का टीचर वो होता है जिसने खुद किसी फील्ड में काम किया है ना। अगर मैंने किसी फील्ड में काम किया है तो मुझे मालूम है कि यार आज के जमाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या काम कर रही है, आज के जमाने में मुझे मालूम है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्या काम कर रहा है। तो एज अ टीचर वी ऑलवेज गाइड यू, वी ऑलवेज एनकरेज यू टू वर्क ऑन दोस शॉर्ट स्किल्स एज वेल, ऑन दोस सॉफ्ट स्किल्स एज वेल, कि आप उन चीजों को भी वर्किंग करो। तो कहने का मकसद है कि एप्टीट्यूड में तमाम चीजों का बड़ा ख्याल रखते हुए आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो भाई ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है। हमारे यूनिक फीचर क्या है, कंप्लीट गाइडेंस आपकी होगी, एक एक चीज आपको कवर करवाई जाएगी, टिप्स होंगी, इसमें ट्रिक्स होंगे, किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज करना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगी, पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी, डिटेल लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिलेगी, जो भी हम लाइव क्लास में चीजें पढ़ाते हैं उसके आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे। लाइव क्लास में पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा। टेस्ट सेशन आपके एग्जैक्टली एंटी टेस्ट के पैटर्न्स के ऊपर होंगे। याद रखिएगा, जिस तरह एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है उसमें टाइमर लगा हुआ होता है, तो हम बड़ी मेहनत से उस टाइमर्स को आपके लिए अरेंज करवाते हैं कि हर आपके टेस्ट के ऊपर प्रॉपर टाइमर लगा हुआ होता है, कि इस टाइमर के ऊपर आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको एग्जैक्टली वही एक्सपोजर मिले जो एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपको मिलता है। इसके अलावा इंडिविजुअल अटेंशन होती है, हर चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जाती है। अच्छा भाई, अब डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई मेरे पास टीचर्स की टीम कौन सी अवेलेबल होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जा रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर रहे हो, मुझे सेलेक्ट करते हो, आप किसी को भी सेलेक्ट करते हो, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूट में किस तरह की फैकल्टी बैठी हुई है। तो भाई सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं चूंकि इस प्रोग्राम को हेड भी करता हूं, मेरे साथ दूसरे हेड भी होते हैं। भाई सिर्फ मैं हेड नहीं करता, मेरे साथ पूरी कॉर्पोरेट की हमारी टीम होती है, जिसमें सर बिलाल जिया भी हैं, सर साद भी हैं, सर शाफे भी हैं। दे आर दी मेजर एप्टीट्यूड टीचर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़े फेमस टीचर्स हैं। तो भाई मेरा अपना तारुफ क्या है, आई एम इंडस्ट्रियल इंजीनियर, आई एम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, आई हैव वर्कड इन जीएसके ग्लोबल, आई हैव वर्कड फॉर द जीएसके अराउंड 2 years, देन आई वाज मैनेजिंग डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द जीएसके, आई वाज मैनेजिंग लिबिया, आई वाज मैनेजिंग अल्जीरिया, आई वाज मैनेजिंग इजिप्ट, आई वाज मैनेजिंग अल्जीरिया। तो मैं इन तमाम मार्केट्स की सप्लाई चेन को मैनेज करा था। देयर आई हैव अ मास्टर्स फ्रॉम द यूएसए, दैट इज फ्रॉम द लेमार, दैट इज अ टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी। तो मैंने वहां से अपना मास्टर्स कंप्लीट करा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा मैं पिछले अराउंड 12 to 10 years से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स इन डिफरेंट, पहले तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा था, एंड नाउ आई एम टीचिंग फुल टाइम ओनली ऑन माय यूट्यूब एंड माय ऑनलाइन कोर्सेज। क्योंकि भैया मैं अब सिर्फ अपने लिए काम करता हूँ, अपने ब्रांड के लिए काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भैया मेरा एक छोटा सा तारुफ है, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट मेरे होंगे दुनिया भर के अंदर। मैंने क्योंकि बहुत अरसा मैंने बाहर के लिए भी पढ़ाया डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू, एंड देन अब मैं सिर्फ अपने ब्रांड के थ्रू पढ़ा रहा होता हूँ। इसके अलावा देन सर बिलाल जिया अगेन ही वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर इन दी पाकिस्तान लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक सिटी कंपनी, दैट वाज के इलेक्ट्रिक। वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर थे। ही हैज़ अ मास्टर्स फ्रॉम द एनईडी यूनिवर्सिटी एंड ही हैज़ अ बैचलर्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द एनईडी एज वेल। देन इनका अपना तारुफ ये है कि भाई ये अगेन फिजिक्स के गुरु हैं। आपके पास इनका अपना यूट्यूब चैनल है, दैट इज फिजिक्स का मंजन। और इसके अलावा एमडी कैट के अंदर हो या ई कैट के अंदर हो, इनकी फिजिक्स बहुत फेमस है भाई। इन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए फिजिक्स की किताबें लिखी हुई हैं। तो ही इज अ वेरी प्रोफेशनल इंजीनियर एज वेल। इन्होंने जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अंदर प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पे, एंड देन नाउ ही इज जस्ट टीचिंग ऑन आवर ब्रांड, और अपने ब्रांड के लिए पढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा सरसाद वकार इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट गाय। ही इज अ मास्टर्स एंड बैचलर्स फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन एनईडी, एंड ही इज टीचिंग ई कैट एंड एमडी कैट इन द वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ कराची। और अगेन ये पिछले 13-14 सालों से ई कैट और एमडी कैट की केमिस्ट्री को पढ़ा रहे होते हैं। देन सर उमैर हैं। सर उमैर एक बड़े मशहूर हमारे एचओडी आ रहे हैं इंग्लिश के। ही इज अ पीएचडी इन इंग्लिश, और वो हमारे बैचेस के अंदर इंग्लिश की क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा सर शाफी हैं। सर शाफी इज एमबीबीएस डॉक्टर फ्रॉम द कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, और ये जो आपकी पीएमडी सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और ये प्रॉपर्ली बायोलॉजी की क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। ये मेरी मेन फैकल्टी है। इसके अलावा आपके पास हमारे पास एक और सर साथ है कंप्यूटर के। ही इज अ ऑरेकल इंजीनियर फ्रॉम दी ऑरेकल इंजीनियर है, और ये ऑरेकल के लिए काम करते हैं। ऑरेकल दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर फर्म है, जिस तरह सैप होता है उस तरह की फर्म है। ये हमारे बैचेस के अंदर कंप्यूटर को पढ़ाते भी हैं, और इसके अलावा
कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को हेड भी करते हैं। इसके अलावा सर ताहिर भी मेरे पास कंप्यूटर के होते हैं जो कि कंप्यूटर की क्लासेस कंडक्ट करते हैं। सर ताहिर इज ऑल्सो कंप्यूटर इंजीनियर और ये आपके पास पीसी रिकग्नाइज्ड इंजीनियर है और वो भी हमारे पास कंप्यूटर की क्लासेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं। अरसलान मुस्तफा अगेन इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब्दुल वहाब इज ऑल्सो कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम द यूबीआईटी। सर काशिफ अनीस वाज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। अभी रिसेंटली हमारे बैच में पढ़ा नहीं रहे बट ही वाज अ पोजीशन होल्डर ऑफ द इंटरमीडिएट साइड। ये पहली पोजीशन होल्डर थे इंटरमीडिएट के और ये बड़े फेमस ए लेवल टू लेवल्स के टीचर्स हैं। ये बैठ के अपनी जॉब भी कर रही है और अब ये सिर्फ मेरे पास मेरे बैचेस के अंदर जो बिजनेस साइड होती है उसकी इंग्लिश पढ़ाती हैं। यानी कि आपके पास जो आईबीए की इंग्लिश हो गई, जो केएसबीएल की हो गई, जो आईबीएम की हो गई, जो आपके पास नस्ट बिजनेस स्कूल की हो गई, तो ये उनको बहुत तरीके से हमारी इंग्लिश की क्लासेस को कंडक्ट करवा रही होती है। एक और सर जैन है मेरे पास, ये अगेन प्रोफेसर है, बड़े मशहूर ओ लेवल्स के टीचर हैं एंड अगेन ये हमारे पास इंग्लिश की क्लासेस के लिए अवेलेबल होते हैं। सर नवीर अहमद अगेन आजकल हमारे पास पढ़ा नहीं रहे ये बट अपना क्योंकि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अंदर अपना ये मास्टर्स करने के लिए गए हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा जो इटली के अंदर है, वहां से अपना न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अंदर मास्टर्स करने के लिए गए हुए हैं। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये भी शुमार है क्योंकि ये पढ़ाते रहे हमारे पास। सही है। इसके अलावा इंजीनियर ताहिर अली भी हैं, अब्दुल मोइज भी हैं जो फिजिक्स की मेरी वीडियो डिजाइन कर रहे होते हैं। अब्दुल मोइज सर ये जो है हमारे पीसी रिकग्नाइज्ड मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ये भी मेरी टीम का हिस्सा है, फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा सर तलहा सलीम भी है मेरे पास, अगेन ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड ही इज आल्सो टीचिंग फिजिक्स इन आवर फैकल्टी। बट अगेन मेन फैकल्टी आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही होती है। ये जो हमारी सब्सिडरी फैकल्टी होती है या हमारी जो सेकंड टायर फैकल्टी होती है, इसका पर्पस ये होता है कि अगर किसी वजह से किसी टीचर की तबीयत खराब हो गई, कोई XYZ कंसर्न हो गए तो वहां पे फिर मेरी सब्सिट्यूट फैकल्टी अवेलेबल रहती है। इसके अलावा सर बिलाल अशरफ भी हैं, ही इज बेसिकली बिजनेस मैथ्स को पढ़ा रहे होते हैं। मैं भी बिजनेस मैथ्स को पढ़ाता हूं मगर बिलाल अशरफ भी पढ़ा रहे होते हैं। फातिमा फैसल है, ही इज अ डॉ मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएट एंड अगेन ही इज अ पाकिस्तान मेडिकल डेंटल की जो सर्टिफाइड, ही इज MBBS डॉक्टर, ये भी हमारे पास बायो को पढ़ा रही होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारी फैकल्टी के अंदर पाकिस्तान के टॉप के जो स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, वो मेरी डाउट टीम्स के अंदर शुमार होते हैं। डाउट टीम्स को वो कंडक्ट करते हैं, डाउट के टीचर्स होते हैं और वो डाउट की क्लासेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं। क्लासेस कैसे होंगी? क्लासेस जूम के ऊपर कंडक्ट होती हैं। आपका शेड्यूल क्या होगा मैं डिस्कस कर लेता हूं शेड्यूल। अच्छा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मूव करते हैं। अब आपसे मैंने इतनी सारी बातें कर ली। देखो मेरे जो बैचेस होते हैं इसमें ईकेट के बैचेस भी होते हैं, इसमें बिजनेस के बैचेस भी होते हैं, इसमें नस्ट के बैचेस भी होते हैं, इसमें MD-कैट के बैचेस भी होते हैं। तो मैं आपसे एक कंस्टेंट शेड्यूल शेयर कर रहा हूं। ये जो कंस्टेंट शेड्यूल है इसके अंदर भी रमजानों का शेड्यूल है। याद रखिएगा रमजानों के बाद ऑब्वियसली आपके टाइमिंग्स डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि रमजानों के बाद हम शेड्यूल अपना चेंज करेंगे। तो ये जो बैच है ये 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और रमजानों के अंदर चूंकि स्टार्ट हो रहा है तो रमजानों में इसका शेड्यूल क्या होगा कि भाई केमिस्ट्री की क्लास आपकी होगी सैटरडे संडे वाले दिन सुबह 6:15 से लेकर 7:30 के ऊपर, क्योंकि रमजानों के अंदर सुबह सारे बच्चे उठ रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है रमजानों में ऑक्युपाई करना। देखो भाई अगर आप अपनी तैयारी कंप्लीट करो, मैंने इतनी सारी मैंने आपसे बातें करी, मेरा गला भी बैठ गया रोजे के अंदर, मेरा गला भी बैठ चुका है। तो भाई मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझो कि भाई कोर्स कवर करना आपको मजबूरी है, मेहनत करनी है ना, उसके ऊपर मेहनत करनी है। तो मेहनत आप घर पे फूलों वाले कंबल के ऊपर नहीं होगी, उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स करनी होती हैं। तो क्लासेस के अंदर ना सिर्फ आपको हम कंप्लीट तैयारी कवर करवाते हैं बल्कि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी कवर करवा रहे होते हैं। तो आपकी सुबह की क्लास होती है सुबह 6:15 से लेकर 7:30 के ऊपर केमिस्ट्री की, सैटरडे भी संडे भी। सही है। अच्छा, इसमें मंडे भी है और ट्यूसडे भी है सुबह 6:30 से 7:30 के ऊपर। वाइल फिजिक्स की क्लास आपकी सर बिलाल जो कंडक्ट करेंगे ये होगी सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे के दरमियान। देन हम आपको गैप दे रहे हैं, देन हम आपको क्या कर रहे हैं, गैप दे रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों की इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री उन्होंने पढ़ी होती है उनके टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, यूवीटी के अंदर, NET के अंदर, मेरान के अंदर। वाइल अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी है तो आपके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं सर वो मैंने इंटर में केमिस्ट्री पढ़ी थी बट आगे चूंकि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो मैं कंप्यूटर की क्लास टेस्ट दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिमेंबर दिस थिंग, आपका जो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है डिपेंड करता है आपके इंटर के ऊपर, ए लेवल्स के ऊपर। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी थी तो आपके टेस्ट में भी केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी थी तो आपके टेस्ट में भी कंप्यूटर का पोर्शन आएगा, सिवाय एक यूनिवर्सिटी के। देखो अभी छोटी छोटी बातें कोई और नहीं बताएगा आपको। जेबिस के अंदर इसका उल्टा हिसाब है। जेबिस के अंदर अगर आप किसी भी CS की फील्ड में जा रहे हो वहां पे कंप्यूटर का पोर्शन लाजमी आएगा, तो वहां पे हर बच्चे को कंप्यूटर का टेस्ट देना है। तो वो चूंकि आपका एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आप फिर रिकॉर्ड टेस्ट को कवर अप कर सकते हो, मसले की बात नहीं है। तो अभी आपको उसकी तैयारी नहीं करनी, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपके टेस्ट में केमिस्ट्री आएगी, तो आपने केमिस्ट्री की क्लास को लेना है। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी थी तो आपके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। अच्छा, MD-कैट में आती है केमिस्ट्री तो आपने कंप्यूटर की तैयारी नहीं करनी MD-कैट के बच्चों के लिए। अच्छा, तो भाई ये जो कंप्यूटर की क्लास है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो जिनकी केमिस्ट्री नहीं होगी, वो ऑब्वियसली कंप्यूटर की क्लास लेंगे। अच्छा, इंग्लिश की क्लास देन आपकी फिर होगी 4:15 से लेकर 6 बजे के दरमियान के ऊपर, क्योंकि 6:30 पे तो यार आपका रोजा खुल रहा है, तो 4:15 से लेकर तकरीबन 5:30 तक आपकी असर की अजान नमाज से पहले आपकी इंग्लिश की क्लास कंडक्ट हो रही होगी। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स की क्लास है मैं खुद कंडक्ट करता हूं और मैं नॉर्मली तरावियों के बाद कंडक्ट करता हूं। अच्छा, जो बच्चे प्री मेडिकल के होते हैं मैंने आपको टेंटेटिव शेड्यूल अभी दिखाया है। सही है ना, इस शेड्यूल में थोड़ा रद्दोबदल होगा क्योंकि ये भी हमारे करंट बैच का है, इसमें थोड़ा रद्दोबदल जरूर होगा मगर इतना नहीं होगा। तो ये आपका एक कंफर्म शेड्यूल ही है। तो आपने करना क्या है, आपने लाजमी तौर के ऊपर इस शेड्यूल को देखना है। सही है। तो मैथ्स की जो क्लास होती है ना, तो प्री मेडिकल का जो बच्चा है, जाहिर सी बात है अगर आप MD-कैट की तैयारी करो तो वहां पे आपके पास आएगी बायोलॉजी का पोर्शन, तो ऑब्वियसली आपकी बायोलॉजी क्लासेस होंगी। सिमिलरली
मंडे वाले दिन जर्नल और बिजनेस मैथ्स होगी, यानी अगर आप एनटीएस में अप्लाई कर रहे हो, आप आईबी में अप्लाई करो, तो यहाँ पे आपकी मैथ्स अलग आती है। या फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हो फास्ट के अंदर, तो फास्ट के अंदर भी आपकी जर्नल मैथ्स या बिजनेस मैथ्स आती है। तो यहाँ पे हम आपकी बिजनेस मैथ्स कंप्लीटली कवर अप करवा रहे होंगे, या हमारी प्रॉपर्ली आपकी बिजनेस मैथ्स की अलग क्लासेस होंगी। एडवांस मैथ्स अलग होती है, बिजनेस मैथ्स बेटा अलग होती है। रिमेंबर दिस थिंग, एडवांस मैथ्स वो होती है जो नस्ट में आती है, जो एफएससी की मैथ्स होती है। बिजनेस मैथ्स वो होती है जो आपके पास पर्टिकुलरली लॉगरिथम्स वाली, अलजेब्रा वाली, वर्ड प्रॉब्लम्स वाली होती है, जो कि अलग होती है टोटली। इसमें ज्योमेट्री भी काफी इन्वॉल्व होती है, तो इसकी क्लासेस आपकी टोटली अलग होंगी। अच्छा, सिमिलरली जर्नल मैथ्स बिजनेस मैथ्स की क्लासेस आ गई। वेडनेसडे वाले दिन का शेड्यूल सामने है, थर्सडे का शेड्यूल सामने है, फिर फ्राइडे का शेड्यूल आपके सामने है। रिमेंबर दिस थिंग, आपकी जो भी क्लासेस होंगी ये जूम के ऊपर कंडक्ट होंगी। इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मिसहैप कि आप जूम की क्लास नहीं ले पाते, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऑल्दो वी हाईली इंकरेज स्टूडेंट्स टू टेक द लाइव क्लासेस, हम आपको हाईली इंकरेज करते हैं आप लाजमी तौर पे लाइव क्लासेस लो, अदरवाइज आपकी इससे बास परोस होगी। अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते तो उस सूरत में आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, आप रिकॉर्डिंग को ले सकते हो बिल्कुल, और ये रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है हमारे पोर्टल्स के थ्रू, हमारे पोर्टल के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब देखो रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। सबसे पहले नंबर के ऊपर तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई ये जो हमारा बैच है, ये बैच अभी 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर मैं आपको इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा। इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप के एप्टीट्यूड टीचर्स हैं मेरे बैचेस में आके पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस जमाने में मैं भी किसी इंस्टीट्यूट के पढ़ाता था तो महीने के लाखों में ये लोग इंस्टीट्यूट वाले पे करते थे। तो आज अगर ये टीचर्स मेरे पास आके पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं इनको लाखों में पे कर रहा हूं, तभी मेरे पास आके पढ़ा रहे हैं। मगर मैं आपसे फीस कोई 60,000 रुपए नहीं ले रहा। इस वक्त एप्टीट्यूड की फीस कोई भी जो पाकिस्तान का टॉप का इंस्टीट्यूट है जो मेरे कंप्यूटर एक्चुअल, वो जो फीस ले रहे हैं 70,000 रुपए ले रहे हैं, 60,000 रुपए ले रहे हैं, 50,000 रुपए ले रहे हैं। मगर मेरे ब्रांड के ऊपर जब आप आ रहे हो तो मैं आपको फीस कंप्लीट कोर्स की, वही फीस जो कोई इंस्टीट्यूट आपसे 70,000 60,000 रुपए में कवर करवाएगा, मैं आपसे जो ले रहा हूं जस्ट आपसे 7,000 रुपीज है, और एक कंप्लीट कोर्स की फीस है। इसमें मल्टीपल टाइम आपका कोर्स रिवाइज होगा। अब बच्चे कहते हैं सर ये कोर्स आपका कवर कब तक होगा? भाई आप अगर नस का नेट 3 दे रहे हो या नेट 4 दे रहे हो उस वक्त तक आपका कोर्स कवर होगा। अगर आप एनईडी का टेस्ट दे रहे हो उससे पहले कोर्स कवर होगा। यानी कि इस जो बैच है, इस बैच का टारगेट हमारा ये है कि आपका मई के से पहले पहले कोर्स पूरा कवर करना है, ताकि आप एनईडी का राउंड 1 हो, नस का नेट 3 हो, आप लाजमी तौर पर उसको दे सको। सही है। मगर फिर मई के बाद क्या होगा? बच्चा परेशान है, सर इंटर के पेपर्स आ जाएंगे फिर क्या करेंगे? अरे भाई आपको इंटर के पेपर्स का हम लोग गैप देंगे, प्रॉपर्ली आपको प्रॉपर्ली गैप दिया जाएगा। ना सिर्फ आपको गैप दिया जाएगा बल्कि आपका कोर्स दोबारा से रिवाइज होगा फिर उसके बाद भी। तो यानी कि देखो मैं आपसे जो बार बार कह रहा था ना, तैयारी अभी से स्टार्ट करो। तो यहां पे अगर आप लाइव क्लासेस को लेते हो, ऑल्दो दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, मगर आपको इंटर के बाद भी इसी फीस के अंदर, आपको अलग से फीस नहीं देनी कोई भी, इसी फीस के अंदर दोबारा से लाइव क्लासेस के अंदर आपको दोबारा पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा, मल्टीपल टाइम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। आप पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग की और बिजनेस की यूनिवर्सिटीज का टेस्ट देने के काबिल होगी, आप पोजीशन ले सकते हो। आप प्री मेडिकल के अगर एमडी कैट का स्टूडेंट हो, आप पाकिस्तान की तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट क्लियर कर सकते हो। इस वक्त जो एमडी कैट की फीस चल रही है, जो बड़े बड़े ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी बैठी हुए हैं ना, 20,000 30,000 की फीस ले रहे हैं। मेरी कंपटीटर्स हैं भाई, मेरे पास आज भी इनकी तरफ से ईमेल्स अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की जितनी टॉप की एप्लीकेशन हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, इन्होंने मुझे हेड बनाने की ऑफर करी थी, क्या हमारे पास आ जाओ, हमारे मैथ्स के एचओडी बन जाओ, और बेतहाशा अच्छी ऑफर्स, बट मैंने नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैं अपने ब्रांड परफॉर्म कर रहा हूं, और मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का पार्ट बन गया ना, मैं किसी भी अगर इदारे का हिस्सा बन गया, किसी एप्लीकेशन का हिस्सा बन गया, उनकी फीसें ज्यादा हो जाएंगी। तो भाई मैं अपने पास जो आपको फैसिलिटीज ऑफर कर सकता हूं वो कोई इंस्टीट्यूट आपको ऑफर नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कोई इंस्टीट्यूट आपको कोई और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मुझे आप बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी भी बैच में प्रोवाइड करूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको वो फैसिलिटी भी बैच में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट भी आपको लगता है कि वो आपको कुछ और फैसिलिटी भी दे रहा है, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉइंट इज दैट कि भाई जो मेरी हमारी टोटल फीस है ना, 7,000 रुपीज है। इसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, सारे पढ़ते हो, एक यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हो, सारी की तैयारी करते हो, फीस विल रिमेन 7,000 रुपीज। इसमें इंजीनियरिंग का बच्चा, उसका फायदा ये कि आपको इंजीनियरिंग की तैयारी भी कवर होगी, बिजनेस की तैयारी भी कवर होगी। वाइल अगर आप टारगेट कर रहे हो मेडिकल को, तो मेडिकल की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर होगी। इसके अलावा एनईडी और मेहरान की, या पे यूईटी की, जहां पे टेस्ट में बायोलॉजी का पोर्शन आएगा, आपको उसकी अलग से तैयारी भी कवर करवाई जाएगी प्री मेडिकल के बच्चों को। तो हम ये आपको तमाम चीजें ऑफर कर रहे हैं, सही है ना? या मैंने आपको यहाँ पे तमाम की तमाम बातें यहाँ पे लिख के दी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि अब रजिस्ट्रेशन करवानी कैसे, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकेकार क्या होता है। देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन कैसे कवर करवाई जाएगी। हमारा जो ये बैच है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से, मगर याद रखिएगा खुदारा 23 मार्च को आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, क्योंकि 23 मार्च से क्लासेस का आगाज हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि 23 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि देखो अगर आप लास्ट डे आकर रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो भाई एडमिन टीम इंसान है, वो ह्यूमन बीइंग्स है, आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप लास्ट डे आकर रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो लास्ट डे में प्रेशर बहुत होता है, तो एडमिन टीम फिर भाई जाहिर सी बात है, मैं चीजों को कंक्लूड कर रही होती है, वो बच्चों को ऐड करने में टाइम लगता है। नॉर्मल सी बात है भाई, आपकी प्रॉपर फाइल क्रिएट होती है, आपका जो ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री होती है वो मेंटेन की जाती है, आपकी जो बैंक की स्लिप होती है हमारे सॉफ्टवेयर में अपलोड होती है, आपका प्रॉपर्ली पोर्टल आईडी बनती है, तो भाई उसमें टाइम लगता है।
तो कोशिश करनी है कि आज से आपने रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है, तो आज से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं कि भाई सिंपल तरीके से 7,000 रुपीज फीस है, आप किसी भी बैच के लिए आ रहे हो, आपने ये फीस इजी पैसा भी पे कर सकते हो, जैस कैश पे भी पे कर सकते हो, सदा पे भी पे कर सकते हो, नैप पे भी पे कर सकते हो, आप किसी भी अकाउंट के ऊपर ये पेमेंट कर सकते हो। और नंबर जो है, अकाउंट नंबर जो है वो सेम है 0303278525। अब आपने करना क्या है, आप जैस कैश, अच्छा बहुत दफा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात मेरी बहुत ऊंची है, होता ये कि भाई बहुत दफा जैस कैश के ऊपर मेरी लिमिट पूरी हो गई है, जैस कैश नहीं वर्किंग कर रहा, तो भाई कोई मसले की बात नहीं, हम इजी पैसा पे पेमेंट कर दो, आप सदा पे पेमेंट कर दो, आप नया पे पेमेंट कर दो, कोई मसला नहीं है, आप किसी भी अकाउंट पेमेंट कर सकते हो। या फिर अगर इनमें से कोई अकाउंट नहीं चल रहा, और ऐसा हो नहीं सकता, अगर कोई अकाउंट नहीं चल रहा, आप डायरेक्टली मेरे मीजान के अकाउंट भी पेमेंट कर सकते हो। और याद रखिएगा, आपके पास घर पे कोई मोबाइल मौजूद है, कोई मोबाइल अकाउंट मौजूद है, उसके जरिए भी आप मिजान में पैसे भेज सकते हो। नहीं तो आपके गली के कोने पे कोई मोबाइल कम्युनिकेशन अगर शॉप है, तो आप उस मोबाइल कम्युनिकेशन शॉप पे जाइए, उसको बोलिए कि भाई इजी पैसे भेजने, जैस कैश पे भेजने, सदा पे भी भेजने, नया पे भी भेजने। या फिर अगर वो कहता है कि भाई सर का अकाउंट नहीं चल रहा, कोई मसला नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है, आप डायरेक्टली इजी पैसा, जैस कैश, सदा पे या दुनिया का कोई भी आपके पास अगर बैंक मौजूद है, आप उसके जरिए डायरेक्टली मिजान के अकाउंट में ही पैसे भेज सकते हो। मिजान का अकाउंट नंबर ये आ रहा है, सिंपल आप क्या करोगे, आप जैस कैश, इजी पैसा, सदा पे, नया पे किसी के ऊपर भी जाते हो, आप उसके ऊपर जाओगे, बैंक के ऑप्शन के ऊपर, बैंक के ऑप्शन पे जाने के बाद मिजान बैंक को सेलेक्ट करोगे, नॉट द मिजान इन्वेस्टमेंट, मिजान बैंक को सेलेक्ट करोगे, अकाउंट नंबर डालोगे, पेमेंट भेजोगे। आप किसी भी तरीके से जब पेमेंट भेजोगे ना, तो पेमेंट भेजने के बाद करना क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जब आप पेमेंट भेज दोगे तो पेमेंट भेजने के बाद जो मेरा ये अकाउंट नंबर था ना, जो जैस कैश का, इजी पैसा का जो अकाउंट नंबर है, ये जो अकाउंट नंबर आ रहा है, इसी नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है। अच्छा, व्हाट्सएप करने का तरीकेकार बेटा समझ लो, थोड़ी सी बेसिक चीजों को। आपने जब पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के बाद इसी नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है क्या क्या चीज, अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी, तो अपनी पेमेंट की स्लिप। अगर आप बटनों वाले मोबाइल से आपने पेमेंट करवाई है इजी पैसा, जैस कैश, सदा पे, नया पे के ऊपर, तो भाई जो आपके पास एसएमएस आएगा ना, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इस पे लिखी होगी, जिस पे टीआईडी नंबर लिखा होगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं इस जुमले को, सिर्फ आपने मुझे वो नहीं भेजना कि कैश हैज बीन ट्रांसफर्ड, नहीं, ये नहीं काम मुझे चाहिए। आपका जब आप पेमेंट भेजोगे, तो पेमेंट भेजने के बाद आप किसी दुकान से जाके भी पेमेंट अगर करवाओगे ना, तो उससे बोल रहा है जो एसएमएस है, उस एसएमएस की पिक्चर दो, या फिर जो ट्रांजैक्शन की रेसिप्ट है, इजी पैसा पे ट्रांजैक्शन की रेसिप्ट आती है, तो आपने उस रेसिप्ट को लाजमी तौर पे भेजना है मुझे। क्योंकि बेटा देखो, हमें पता कैसे चलेगा आपने पेमेंट करी है। एक अक्सर बच्चे मासूम होते हैं, पूछते हैं बेटा दुनिया में आप किसी को भी जब पेमेंट करते हो ना, तो जिस बंदे के पास पेमेंट गई होती है उसके पास भी एक एसएमएस आता है, और जिस बंदे ने पेमेंट करी होती है उसके पास भी सेम एसएमएस आता है। तो हम उसके अंदर जो टीआईडी नंबर होते हैं उसको कंफर्म करते हैं, और ट्रांजैक्शन नंबर को कंफर्म करते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, तो आपने बैंक, जिस बैंक से आपने पेमेंट करी है, उसका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर आपने बताना है कि भाई इस बैंक से पेमेंट करी गई है आपको, और ये आपने साथ में अपना नेम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटी और पेमेंट स्लिप के साथ भेजना है। तो भाई आप कहीं से भी पेमेंट करवा सकते हो। आपके पास कोई मोबाइल अकाउंट नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, आप सिंपल शॉप के ऊपर जाओ, आप बोलो कि भाई इस नंबर के ऊपर क्या करना है, जैस कैश करना है, इजी पैसा करना है, सदा पे करना है, नया पे करना है, या डायरेक्टली इस नंबर के बैंक के ऊपर पैसे भेजने हैं। तो जो मोबाइल कम्युनिकेशन वाले होते हैं वो जैस कैश के थ्रू भी भेज देते हैं, कोई मसला की बात नहीं है। तो भाई आप मल्टीपल अकाउंट्स के मैंने 36,000 किस्म के मेरे अकाउंट के मैंने किसी को भी पेमेंट भेज सकते हो। पेमेंट भेजने के बाद बस याद रखिएगा, जो पेमेंट का एसएमएस होगा जिसमें टीआईडी नंबर लिखा हुआ है, या फिर पेमेंट की जो रेसिप्ट होगी जिसमें प्रॉपर्ली अकाउंट नेम, नंबर और ट्रांजैक्शन का टाइम मेंशन होगा, किस टाइम में पेमेंट हुई और ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होगा, वो आपने लाजमी तौर पे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है। वो आपने इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है विद योर नेम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटी एंड पेमेंट स्लिप। आपने लाजमी तौर पे इसमें मैसेज करना है। अच्छा देखो, जब पेमेंट आपने भेज दी ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो बेचारे बच्चे थे, मासूम होते, परेशान, अरे भाई मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं, मैं आप लोगों की लिए बैठा हूं, सही है। तो पेमेंट भेजने के बाद आपने थोड़ा सा इंतजार करना है, विद इन 24 आवर्स में आपको टीम ग्रुप में ऐड कर देगी। लेट सपोज अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता विद इन 24 आवर्स में, देन आपने फिर इस वाले नंबर के ऊपर ही व्हाट्सएप कर दो, ये मेरे दूसरे एडमिन का नंबर है। अदरवाइज मेरी यहाँ पे एडमिन टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपको एक आध घंटे में रिस्पॉन्ड बैक कर देगी, ओके कर देगी, एक्नॉलेजमेंट कर देगी, कोई मसला नहीं है। और विद इन 24 आवर्स में, क्योंकि भाई विद इन 24 आवर्स का मसला ही होता है कि जितनी हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक पेमेंट आई होती है, उनको फिर हम एक साथ ग्रुप के अंदर ऐड करवाते हैं, एक साथ उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज क्रिएट करते हैं, एक साथ उनकी पेमेंट स्लिप्स को हम सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर रहे होते हैं। तो भाई इसीलिए नॉर्मली टाइम लग रहा होता है उसके अंदर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भाई आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे उतनी जल्दी ग्रुप में ऐड हो जाओगे, याद रखिएगा। अगर आप लास्ट डे आओगे तो भाई लास्ट डे रश ज्यादा होता है, ध्यान में रखिएगा, तो इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला विद इन 24 आवर्स में, आप मुझे मिस कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर मिस कॉल डाल दो, कोई मसला नहीं है भाई, टीम सबसे पहले उसको देख लेगी, कोई इशू नहीं, क्लियर है। मगर
ये नहीं कि आप 10-10 कॉलें मुझे करना स्टार्ट कर दो। भाई आपने पेमेंट भेजी है, अपना आपने तमाम चीजों को फॉलो करके आपने जो चीजें मैंने आपको बताई थी, नेम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटीज, पेमेंट स्लिप, आपने मुझे भेज दी। अब थोड़ा सा वेट करो, सही है ना। आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन मार्क डाल दो, कोई मसले की बात नहीं है, आपको सिंपल विद इन 24 आवर्स में ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, और आपको टीम एक्नॉलेजमेंट नॉर्मली 1 से 2 घंटे में दे देती है। अगर लेट सपोज आपका यहाँ पे आपका मैसेज नहीं डिलीवर हुआ तो आप फिर इस नंबर के ऊपर ही मुझे मैसेज कर सकते हो, इस नंबर को भी व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरी दूसरी एडमिन टीम का नंबर है, दोनों मेरे सारे एडमिन के मतलब तरीके से बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो इस चीज को हमें फॉलो अप करना है। तो मेरा जो न्यू बैच है 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, रमजान मुबारक से हम लोग स्टार्ट करें। देखो जितना कम टाइम है उसमें आपको तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है। कुछ बच्चे कहते हैं मैं एतकाफ में बैठूंगा, देखो एतकाफ एक नफली बात है। अगर आप कर रहे हो, मैं आप दिल से बड़ी आपकी बड़ाई बयान करता हूं कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप माशाल्लाह एतकाफ में बैठे हो, मगर देखो अल्लाह ताला ने कभी किसी को ऊपर जो है ना दीन को हमारे लिए टफ नहीं किया। अल्लाह ताला ने ऊपर वाले ने कभी भी हमारे लिए, मेरे दीन को मेरे लिए मुश्किल नहीं बनाया। आपके पास अभी टाइम कम है, कोशिश करो इस टाइम को पढ़ाई पे लगाओ। एतकाफ नफली इबादत है, आप जब मस्जिद में जाओ एतकाफ की नियत करो, आपको उसका भी उतना ही सवाब मिलेगा। मैं आपसे ओपनली कहता हूँ, सही है। नॉर्मली बच्चे जो एतकाफ में बैठते हैं ना, उसके पीछे कुछ रीजन और भी होते हैं। सिंस आई एम ऑल्सो कराची आर्ट, तो आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग। या मुझे पता है नॉर्मली क्या होता है एतकाफ के, तो जो अच्छी मस्जिदें होती हैं वहाँ पे अच्छे खाने भी आते हैं, वहाँ पे जरा साथ सारे यंगस्टर्स बैठे हुए होते हैं, तो जरा और गप्पे भी चल रहे होते हैं। तो भाई अगर तो एतकाफ की प्रॉपर नहीं आता है तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बैठना चाहते हो बिल्कुल बैठो, मैं उसके ऊपर कभी मना नहीं करूंगा, फिर वो आपका बिल्कुल बिलीव है। मगर मैं आपको जरूर ये बात कहूंगा कि मेरा दिन मुश्किल नहीं है, मेरा दिन आसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसान किया है। आपके पास अभी टाइम कम है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। मैंने इतनी सारी बातें अगर करी हो सिर्फ इसलिए करी है, टाइम को यूटिलाइज करो। कहीं से भी तैयारी करो यार, कहीं से भी करो, मगर तैयारी करो, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। खुदा इस बात को समझो। सेकंड नंबर के ऊपर भाई हमारा रमजानों के अंदर से प्रॉपर क्लासेस होंगी, आपकी क्लासेस चांद रात तक होंगी, पहले बता रहा हूं मैं। देखो जब मैं छुट्टी नहीं कर रहा, जब मैं अपनी एफर्ट्स देने को तैयार बैठा हूं, तो आपने भी एफर्ट्स देने। मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन होता है, सर गारंटी है कि हम अच्छे नंबर से क्लियर होंगे? तो बिल्कुल गारंटी है बेटा, ओपनली कह रहा हूं। क्योंकि देखो अगर ताली दोनों हाथों से बचती है ना, तो मेरा काम अपनी क्लासेस प्रॉपर मेहनत से कंडक्ट करना है, मेरा काम एक एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपका काम उन चीजों को पिकअप करना है, आपका काम टाइम पे टेस्टों को देना है। अदरवाइज मेरी टीम बहुत स्ट्रिक्टली से पेश आती है और आपको ग्रुप से रिमूव भी कर देगी, टेस्टों को टाइम पे नहीं दिया। तो आपके लिए प्रॉपर्ली हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं, हम एक प्रॉपर्ली अपने पास एक मैकेनिज्म क्रिएट किया हुआ होता है। तो भाई मेरा काम अपने हाथ से ताली बजाना है, आपका काम उस ताली को पिकअप करना है। अगर हम दोनों मिलकर चलेंगे तभी हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तभी हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो भाई मैं तो हो सकता है ईद के दिन भी बैठ के लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, माइट बी पॉसिबल आई विल बी सॉल्विंग अ पास्ट पेपर ऑन ईद एज वेल, क्योंकि भाई मुझे मेहनत करनी है, मेरे गोल्स अलग हैं। आपके गोल्स क्या है, उन गोलों के लिए मेहनत करनी पड़ती है बेटा। रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी घर पे बैठ के गोल नहीं आता, कोई भी घर पे बैठ के यूनिवर्सिटी की ऑफर नहीं आएगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसके लिए एफर्ट्स करनी है, तो अपने टाइम को ज़ाया ना करो। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम का जितना ज़ाया करोगे वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदेह होगा। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी रमजान की मुबारकबाद, मगर एक चीज़ ध्यान में रखना, टाइम खुदारा ज़ाया ना करो। एतकाफ में बेहतर है कि ना बैठ सको, मैं ओपनली कह रहा हूं आपसे, मगर अगेन वो आपका बिलीव है। इस टाइम को यूटिलाइज करो, इस टाइम पे मेहनत करो, दिन रात लगाओ। कोई दोस्त, कोई रिलेशन, कोई माँ बाप, कोई रिश्तेदार आखिर वक्त तक साथ नहीं देते। एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आपने करनी है। माँ बाप भी कितना सपोर्ट कर लेंगे यार, किसी महंगी यूनिवर्सिटी में करवा देंगे 6 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी के अंदर, मगर कितना कर लेंगे? वहां भी तो पढ़ना आपने ही है ना। तो भाई आज से सीरियस होना स्टार्ट करो, आज से मैच्योरिटी के अंदर आओ। मैं समझता हूँ इस कौम के बच्चों को आज तक मैच्योर कोई नहीं कर सका, मेरी कोशिश है मैं मैच्योर कर सकूं। मेरी कोशिश है इस कौम के बच्चों को मैं वो डिफिकल्टीज बता सकूं, डिफिकल्टीज आने वाले सालों में आएंगे आपके ऊपर। मगर आज से तैयारी करना स्टार्ट करो, खुदारा तैयारी करोगे, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, एक एक लम्हा, एक एक मिनट आपका बड़ा कीमती है। इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू इन द बैच क्लास। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा आपसे बैच में मुलाकात होगी। यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।